हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आई इन थिंकिंग। सो फाइनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कोर कॉन्सेप्ट हमने रेडी कर दिया। और अब जाके ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें क्या हैं, मोर एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, एकदम हर चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट होता है ना कि कभी लास्ट टाइम पे समझ नहीं आता क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमने केवल और केवल हर चैप्टर का कोर पॉइंट ले लिया है। कोशिश करेंगे वीडियो विद इन 3 आवर सारी चीज़ें हम पूरी इनऑर्गेनिक की कंप्लीट करते हैं। और नीट 2026 के लिए सबसे रेलेवेंट कंटेंट होने वाला है, आप कहीं भी कंपैरिजन करा लेना। हमने फिजिकल ऑर्गेनिक करा रखा है ऑलरेडी, पूरी की पूरी फिजिकल, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ हमने ऐसा उसमें कमी की हो, कॉन्सेप्ट में कुछ ना बताया हो, सब कुछ बताया भाई। जाके वो लेक्चर देख लो। और ये रहा इनऑर्गेनिक का। इसके बाद टॉप 100 फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आने वाले हैं, आप देख लो। ठीक है, आप हमें क्यों देखोगे, इसके पीछे रीज़न है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, कोई घमंडी वाली बात नहीं है डियर। मैं चाहता हूँ आप एक जेन्युइन कंटेंट देखो। ये देखो, जो हमने विद इन 2 मंथ कराया था लास्ट ईयर, 3 स्टेप स्टडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नीट वही क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट आए थे। अभी तो तबाही होने वाला है भाई। मैंने 1 साल पहले से कंटेंट डाला हूँ। 5 स्टेप स्टडी आ चुकी है। 5 स्टेप क्या है बीच में हम डिस्कस करेंगे, है ना। फिलहाल आइए पूरी इनऑर्गेनिक को डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, ये गेस्ट पेपर 8 गेस्ट पेपर आ चुके हैं। एक अलग क्वालिटी के गेस्ट पेपर आए हैं, आप जाके देखो। कोई ऐसे कहीं से भी इधर उधर के क्वेश्चन नहीं लिए जाते हैं, मज़ा आ जाएगा। और सॉल्यूशन तो अलग ही लेवल का होता है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को मिस मत करो, इसलिए मैंने पहले से बता दिया। गो और जल्दी से वॉच करो इसको। जो लोग नए हैं वो रिग्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी के लिए गेस्ट पेपर और ये तीनों केमिस्ट्री देखना हो देख लो, नहीं सुपर 45 2 से 3 दिन लो, ज़रूर देखो। चलो बाकी हम बताते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो 100% आयोनाइज नहीं होते हैं वाटर में, जैसे देखो ये है यहाँ पे। ठीक है, के प्लस आयंस जो होता है यहाँ पे, जो आयोनाइज हुए हैं, ये टेस्ट तो देता है कुछ सॉल्यूशन में, मतलब कुछ कलर वगैरह शो करेगा, लेकिन ये वाले होते हैं टेस्ट नहीं देते हैं। तो ये क्या है भाई, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। डबल सॉल्ट क्या होते हैं भाई, ये पढ़ो या ना पढ़ो, एग्जाम्पल सारे याद होने चाहिए। आपके नीट में जेई में हर जगह पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है डबल सॉल्ट जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं वाटर में, सॉरी कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं इन वाटर में, इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। ये एग्जाम्पल सारे नाम के साथ याद होने चाहिए। सेंट्रल मेटल, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं, जैसे देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और ये होता है लिगेंड, और ये होता है बाहर साइड जो काउंटर आयन है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो भी लिगेंड होते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड जो है डायरेक्टली मेटल से अटैच्ड है, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। काउंटर आयन क्या है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, काउंटर आयन है। पहला वाला पार्ट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तो ये काउंटर आयन बोलते हैं इसको, है ना। ये सब बेसिक चीज़ें आई होप आपको आती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं ये फास्ट बता रहा हूँ। ठीक है, लीगेंड क्या होते हैं भाई, लीगेंड इन जनरल लेविस बेस होते हैं, क्योंकि वो हमेशा लीगेंड पे लोन पेयर क्या करते हैं, मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वो डोनेट करते हैं। तो लीगेंड हमेशा क्या होते हैं, लेविस बेस, और मेटल जो होता है हमेशा लेविस एसिड होता है, क्योंकि वो अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। टाइप्स ऑफ लीगेंड ये जरूर याद रखना। मोनोडेंटेड लीगेंड क्या होते हैं, जो केवल एक लोन पेयर को डोनेट करें, तो है ना। जैसे ये सारे न्यूट्रल हैं और मोनोडेंटेट हैं, सब एक ही लोन पेयर को डोनेट करते हैं। ये सारे याद रख लेना भाई। न्यूट्रल लिगेंड भी आपको आना चाहिए, नाम है एक्वामाइन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, फॉस्फिन, ट्राईमिथाइल फॉस्फिन और पिरिमिडीन। अनायनिक लिगेंड है। अच्छा, इनके नाम के अंत में ओ लगता है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है सब। और कैटायनिक लिगेंड एक ही होता है, NO+ नाइट्रोसिलियम आयन या नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं इसको। बाइडेंटेड लिगेंड जो 2 डोनर, मतलब आप लोन पेयर को 2 बार डोनेट करते हैं, मतलब यहाँ पे 2 डोनर एटम है, नाइट्रोजन, ये भी। तो इथिलीन डाइअमाइन ये होता है बाइडेंटेड लिगेंड। ग्लाइसिनेटो GLY से लिखते हैं, इसमें ये नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी डोनेट करता है, ये भी, तो बाइडेंटेड। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो क्या होता है, DMG, ये है। DMG का स्ट्रक्चर याद रख लेना इसको। और इसमें 2 डोनर एटम होते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, ट्राईडेंटेड लिगेंड, ट्राईडेंटेड बेसिकली जिसके पास 3 डोनर एटम हो, जैसे डाई इथाइलिन ट्राईअमाइन, ये देखो 1 नाइट्रोजन 2 3। टेट्राडेंटेड 4 डोनर एटम हो, ये वाला देख लो इसमें, और ये भी टेट्राडेंटेड है। हेक्साडेंटेड लिगेंड एक बार IIT एडवांस, नीट, जेई सब में पूछा गया है, नहीं। तो इसमें क्या होता है, हेक्साडेंटेड EDTA बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन एसीटेट बोलते हैं। तो ये नाइट्रोजन, ये टोटल कितने 6 डोनर एटम है,
2 नाइट्रोजन डोनर एटम है, 4 ऑक्सीजन। ये भी याद रख लेना, पूछ सकता है नाइट्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन डोनेट करते हैं, 2 नाइट्रोजन। चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, जो रिंग फॉर्म करे, जैसे ईडीटी है, ये देख नहीं रहो, ये बड़ा सा अगर जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा रिंग ही तो बनाएगा। तो चिलेटिंग लिगेंड जहाँ पे होता है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जैसे ये है, तो यहाँ पे आप नोटिस करो ये और बहुत ज़्यादा चिलेट करेगा क्योंकि ईडीटी है, 6 हेक्साडेंटेड है, ये भी चिलेट करेगा लेकिन डाइडेंटेड है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ डोनर एटम ज़्यादा है, इसमें 6 इसमें 2, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जिसके पास 2 डोनर एटम हो लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनेट करे। ये सारे मैं कहूँगा अगर ये भी नहीं समझे ना, ये सारे एग्जाम्पल ही देख लो, इससे बाहर आएगा ही नहीं, आएगा तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर लोगे। ये नाइट्रोजन कार्बन है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, कार्बन डोनेट कर रहा है इसमें, है ना, तो यहाँ पे 2 डोनर एटम होते हैं लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनेट करता है। फ्लेक्सीडेंटेड क्या होता है, जो अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, जैसे कार्बोनेट, NO3, ये सब चेंज। यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये मोनोडेंटेड है, लेकिन सेम चीज़ यहाँ पे देखो ये क्या है, डाइडेंटेड है, तो अपने डेंसिटी चेंज कर सके। वर्नर थियरी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में इन्होंने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम पे ना, वो प्राइमरी वैलेंसी होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी की इक्वल होता है। जैसे देखो इसको हमने x मान लिया, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 × 6, और टोटल अपने पास ये क्लोरीन पे -1 होता है तो -1 × 3 = 0, तो चार्ज कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया, यही हो गया प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6, और मोनोडेंटेड है 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी है। तो जो बाहर होता है उसको आप डैश डैश से दिखा दो, है ना, इसको प्राइमरी वैलेंसी को, सेकेंडरी को ऐसे दिखा दो। अगर मान लो एक क्लोरीन अंदर होता है यहाँ पे और ये 5 होता, तो हम एक NH इसमें जो क्लोरीन होता है ना उसको एक वेज से भी दिखाते हैं, ऐसे लाइन से भी और डैश से भी। ठीक है, याद रख लेना, क्लोरीन एक अंदर कर देते और ये 5 हो जाता तो हम उसको कैसे दिखाते पता है ना, ये ऐसे दोनों, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है। ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ये नॉन आयनाइजेबल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है, और ये जस्ट इसका रिवर्स होता है। ये सारी बातें याद रखो। जैसे यहाँ पे आ गया देखो ये क्लोरीन अंदर, तो ये क्लोरीन को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेटिस्फाइड करता है, इसको ऐसे करना। ठीक है, तो पूछ लेता है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन ईयर में पूछा गया। एक क्वेश्चन इस वैरायटी का बनता है कि नंबर ऑफ स्टार करके लिखते हैं इसको, है ना, इसको स्टार करके लिखते हैं। पूछता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट कितना होगा जब AgNO3 से रिएक्शन होगा। तो ये मान लो कंपाउंड है, जितना ये बाहर साइड क्लोरीन होगा उतना ही मोल प्रेसिपिटेट होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा, 3 मोल, और रेशियो पूछेगा तो ये 1 बना और ये कितना 3, तो 3:1। टोटल कितने आयन हैं यहाँ पे, 1 3 तो 4, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हो जाएंगे, 4। अब जितने आयन्स ज़्यादा होते हैं ना उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी भी होता है, तो कभी कभी कंडक्टिविटी भी पूछ सकता है, तो कंडक्टिविटी आप बताओगे जिसके पास ज़्यादा आयन्स है। कभी कभी पूछेगा कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा, तो 3 मोल होगा। ठीक है, कंडक्टिविटी देखो नंबर ऑफ आयन्स के, तो इसमें 4 3 2, तो ये जिसमें ज़्यादा आयन्स वो ज़्यादा कंडक्टिव। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का क्या होता है, EN, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे देखो एटॉमिक नंबर आयरन का कितना है, 26, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फार्मूला में है माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 2, आयरन का 2 आ जाएगा, और +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर 6 × 1, है ना, 6 × 2 × 1, तो ये 6 हो गया, और ये 36 आ गया। 36 मतलब क्या हो जाएगा, क्रिप्टन, स्टेबल है, और ये 52 है, ये अनस्टेबल है। एप्लीकेशन क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे टोटल EN निकालो तो ये 25 था और ये 0 है, और ये अपने पास टोटल 37 आ गया। और हमें पता है यहाँ पे पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, पॉजिटिव मतलब तो ये 36 हो गया 37 से। तो आप देखो 36 क्रिप्टन जो कि नोबल गैस है, स्टेबल है, तो मतलब ये फेवरेबल कंडीशन है। यस, ये लूज़ करना चाहेगा और लूज़ कर रहा है, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हो तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये तो फेवरेबल कंडीशन है ऑक्सीडेशन। और अगर किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन है, उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे देखो ये क्या है 35, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा क्योंकि स्टेबल है 36, तो यहाँ पे ये रिडक्शन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीमेंट मतलब रिडक्शन, तो ये रिडक्शन होता है तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। IPC रूल, आप रूल पढ़ लो। सबसे पहले कैटायन की नेमिंग करते हैं, लिगेंड के नेम लिखते हैं, तो आप ये रूल पढ़ लो, है ना, ये सारे मैंने लिख दिए हैं। अगर 2 लिगेंड है, डाई, 3 है ट्राई, और अगर मान लो लिगेंड के नाम में इथिलीन जैसे डाईअमाइन है, डाई ट्राई आ रहा है तो 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस यूज करते हैं। बाकी एग्जाम्पल्स हम समझ लेंगे। और ये अनायनिक लिगेंड का नाम है, ये सब चीज़ें आप देख लो और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो ये है, सबसे पहले कैटायन का नेम लिखो,
K3+ है तो क्या हो जाएगा पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिगेंड कितने 6 तो हेक्सा, और इसको CN को क्या बोलते हैं साइनाइडो बोलते हैं। अब भी हमने ऊपर देखा CN को क्या बोलेंगे साइनाइडो, ऊपर लिखा था लिगेंड जब, ठीक है। तो साइनाइडो, और आयरन को क्या बोलेंगे फेरेट बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रख लेना, जब भी अनायनिक लिगेंड हो ना, मतलब अनायनिक पार्ट बाद में लिखा जाए तो वहाँ पे क्या होता है 8 लगाते हैं नाम में, यूज़ 8। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट अनायनिक में हो तो जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके नाम में 8 लगा दिया करो, ठीक है। जैसे ये देखो एल्युमिनियम एल्यूमिनेट, निकल निकलेट, ठीक है। चलो अब नेमिंग करते हैं। यहाँ पे देखो ये सब पहले ये लिखा है तो कटायनिक हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबसे पहले इसको लिखो टेट्रा अमाइन। अमाइन को क्यों लिखा, अल्फ़ाबेटिकल ए पहले आता है। फिर क्लोराइडो, और इसको नाइट्राइटो, और ये नाइट्रोजन डोनर एटम है तो N, और फिर सेंट्रल एटम कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 क्लोराइड। ऐसे इसका टेट्रा और कार्बोनिल है, निकल 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। पोटेशियम अब ये नेगेटिव में आ रहा है, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो और प्लेटिनेट, ऐसे ये होता है। तो ये मैंने कर दिया। वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थियरी में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है, और ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं। फिलहाल ये पूरी तरीके से कंप्लीट थियरी नहीं थी, इसके बाद भी थियरी आई थी, मैं बताता हूँ। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन याद रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर से होता है। अगर मान लो D आता है तो उसको इनर ऑर्बिटल बोलते हैं, sp3d2 आएगा तो आउटर ऑर्बिटल। एग्जाम्पल से ही सारी चीज़ें समझ में आएंगी, मैं बताता हूँ। अच्छा ये याद रखना, बाकी हम अभी एग्जाम्पल करेंगे, सब कवर कर देंगे। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इधर जो लिखे हैं, और ये सारे वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत एप्लीकेशन है। कभी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पूछे, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम। लेकिन अगर आप इसको स्किप कर दो तो चलता है, लेकिन इसको मत स्किप करना। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उतना ज़्यादा CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और उतना मिनिमम वेवलेंथ होगा, और उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। एक्सेप्शन वाली चीज़ें इरेगुलरिटी, CO3+ CO2+, ये वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। 4D 5D मतलब PT PD कुछ भी आता है तो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे। कोई भी सेंट्रल एटम 4D 5D से बिलोंग करता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। F- निकिल 4 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे NiCl4 है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पहले, इसका कितना है, ये X माइनस ये क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू टोटल चार्ज -2, तो X इक्वल टू +2 आया। अब +2 आया मतलब निकिल पे +2 है, तो निकिल का जनरल क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8, और यहाँ पे N2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाला निकाल दो 4 वाला, तो निकल गया, बचा क्या 3d8। अब D को ऐसे लिख लिया, D के आगे S आएगा, इसके आगे P आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर लिया। हमने ये नोटिस किया कि क्लोरीन क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, अभी देखा। तो वीक फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग कभी भी नहीं करता, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता ना तो इसमें आके पेयर हो जाते, लेकिन क्या है वीक फील्ड लिगेंड है तो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे अब अगर ये पूरा खाली है, मतलब भरा हुआ है, तो हम जो हाइब्रिडाइजेशन यूज करेंगे ऑर्बिटल बाहर वाला करेंगे S और P। तो SP क्या हो जाएगा, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो 4 यूज कर लो, SP3। एक S यूज करो क्योंकि खाली एक S है, 3P तो SP3। अब मान लो अगर ये खाली होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता तो क्या बोलते DsP2, D एक यूज होता SP2, ठीक है वही है। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, DsP2 होता तो स्क्वायर प्लेनर, और म्यू निकालोगे मैग्नेटिक मोमेंट Nn+2 तो ये 2। अच्छा एक ट्रिक बताता हूँ, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 पॉइंट उतना लिख लिया करो मैग्नेटिक मोमेंट, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें है तो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, पेड होते तो डायमैग्नेटिक। अब एग्जाम्पल आप कर लो, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सब कुछ हमने निकाला, पेयरिंग कर लोगे, ये वाला इधर आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये खाली हो गया देखो, तो DsP2 हो जाएगा। और DsP2 में भी कौन से वाला यूज होता है dx², और S वाला S, Px Py, ये भी याद रख लेना, पूछ सकता है। और हाँ अगर D वाला यूज हो गया तो इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ये अंदर वाला यूज हुआ है तो इसको हम बोलते हैं, बाहर वाले ऑर्बिटल यूज हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये भी चीज़ें याद रखना, ठीक है। बाकी ये वाले एग्जांपल देख लो, वीक फील्ड लिगेंड है हाई, अच्छा वीक फील्ड लिगेंड को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये हो जाएगा सारे एग्जांपल क्लियर। लिमिटेशंस थे कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कॉपर अमोनिया के साथ था तो वो वाला नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, मैग्नेटिक डाटा कांट एक्सप्लेन, कलर काउंट, ये सारे लिमिटेशंस थे जो आपको याद रखने हैं।
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थियरी आती है फिर। तो ये कुछ अजम्पशंस थे जो इन्होंने माना कि लिगेंड क्या होते हैं, पॉइंट चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है लिगेंड और मेटल के बीच, तो वगैरह वगैरह। तो इन्होंने बताया कि जो डी ऑर्बिटल होता है ना, मतलब मेटल है, मेटल के पास डी ऑर्बिटल होगा, वो स्प्लिट होते हैं। ऑक्टाहेड्रल के केस में कैसे स्प्लिटिंग होता है, ये डी ऑर्बिटल है, ये ईजी दो भाग में, मतलब यहाँ से दो ऑर्बिटल ऊपर गए और दो नीचे रहते हैं। ये नीचे वाले का नाम दिया गया पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और ऊपर वाले का डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये तो एनर्जी इसका ज़्यादा है और इसका, तो ये फिक्स है। यहाँ पे एक फार्मूला इन्होंने निकाला CFSE का -0.4 T2G, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर +0.6 इंटू EG, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है EG में, और पेयरिंग एनर्जी, और इतने पूरे बोलते हैं डेल्टा O, मतलब CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो ये फार्मूला याद रखना, अभी हम एग्जांपल पे बताते हैं। जैसे मान लो D1 है, तो हम D1 को फिलिंग करेंगे, सबसे पहले लोअर एनर्जी में 1 भर दिए। मान लो D4 है वीक फील्ड लिगेंड के साथ, मतलब पेयरिंग नहीं होगा, वीक फील्ड लिगेंड है, तो D4 को भरो 1 2 3। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो हम यहीं रिपीट करते, वीक फील्ड लिगेंड है तो हम ऊपर ले गए, ठीक है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड को हम हाई स्पिन भी बोलते हैं, अभी बताया, मतलब हाई स्पिन है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है इसीलिए, तो ये पेयर नहीं कर पा रहा है, पेयरिंग एनर्जी कम होता है तो हम इसको पेयर कर देते हैं, तो ये रीजन होता है। ये कंडीशन याद रख लो, ऑप्शन में दे सकता है, इवन दिए गए हैं कई बार। मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अब देखो ये इसको हमने ऐसे लिखा, ये एक ही, और ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं पेयरिंग करेंगे, ये हो गया। CFSE निकालोगे -0.4, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G में 4, फिर 0.6 EG में कितने हैं, 0। पेयरिंग एनर्जी कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसको माइनस यहाँ पे कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ पे था, यहाँ पे कितने हैं, एक भी नहीं, 0, तो 1 आ जाएगा, ये पेयरिंग एनर्जी होता है। टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग क्या होता है, जस्ट रिवर्स कर देना है, -0.6 वहाँ पे -0.4 था, यहाँ पे उल्टा, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर, और यहाँ पे क्या, इसका नाम E हो जाता है, इसका T2 हो जाता है, T2G से T2, और यही सेम चीज़, और इसमें पेयरिंग एनर्जी कभी काउंट नहीं करते। डेल्टा टेट्राहेड्रल क्या होता है, रिलेशन याद रख लेना, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। जैसे मान लो D3 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 ये ऊपर गया, E में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और T2 में 1। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4, अब फिर ऊपर जाना 5, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है, CFSE पूछेगा, निकाल लोगे। अच्छा, ये ऑक्टाहेड्रल का पूछ रहा है CFSE, ऑक्टाहेड्रल का, इसलिए पहले पेयरिंग एनर्जी हमने काउंट किया है, ठीक है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पे हमने पेयरिंग एनर्जी इसको 3 और माइनस यहाँ पे कितना है 2, तो 3 - 2 = 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद रखना कि फैक्टर अफेक्टिंग CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम पे, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज़्यादा CFSE। 5D 4D में ये होता है ऑर्डर, ऑक्टाहेड्रल का CFSE ज़्यादा होता है, ये रिलेशन टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का ये है। स्ट्रेंथ एटलीस्ट ये तो जरूर याद रख लो, मान लो वो लंबा नहीं याद रखना चाहते तो ऑप्शन से एलिमिनेट करने के लिए इतना तो याद होना चाहिए। और CFSE जो होता है वेवलेंथ के इन्वर्स होता है, एनर्जी के डायरेक्टली होता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, केवल ये हायर केमिस्ट्री में जब हम लोग मास्टर कर रहे थे ना, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है, ये इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बार नीट में पूछा उसके लिए बताना पड़ रहा है, तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। ये याद कहाँ गया, वो मेन मुद्दे की बात कहाँ गया, ये है कहीं भी, ये अगर दिखते हैं ये वाले तो वो JTD वहाँ पे नहीं शो होता है, बाकी हर केस में JTD होगा, ये मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो। अच्छा, D5 वीक फील्ड लिगेंड और D6 वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला नहीं करता है। ऑर्गेनोमेटलिक क्या होता है, अगर मेटल डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है तो उसको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोलते हैं, मेटल, ये सारे देख लो, ठीक है। इसको फेरोसिन बोलते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मे भी स्टेटमेंट या ऑप्शन में पूछ सकता है। बॉन्ड कौन कौन से होता है, आयनिक बॉन्ड होता है मेटल और कार्बन के बीच में, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है ऑर्गेनोमेटलिक में, मेनली डील्स विथ कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा एंड पाई, इसमें है ना, जैसे RMGX है, इसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये वाले सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, इसमें क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑर्गेनोमेटलिक में कौन से होते हैं, ये वाले हैं, याद रख लो। अच्छा, इनका कभी कभी पूछता है बताओ कितने ब्रिज हैं, JEE में पूछा था, इसमें पूछ लेगा, तो ये इनके एटलीस्ट स्ट्रक्चर याद रखो। कभी अगर CO बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछता है तो आप ये देख लेना एक बार, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कम है, ध्यान से देखना। तो मैं अगर आपको बोलूँ तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कम, यहाँ पे तो कुछ चलो न्यूट्रल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली, बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली, तो ये ऑर्डर याद रखो,
ठीक है। और ये इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सिस प्लेटिनम कैंसर में यूज होता है, EDTA लेड पॉइजनिंग में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, हमने निकाल के रख दी है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे इन्वॉल्व होती है। विल्किंसन कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन में, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, पॉलीमराइजेशन में, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म पढ़ाने को तो बहुत पढ़ा दूँ मैं, लेकिन आपको टू दी पॉइंट चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो स्ट्रक्चरल में कैसे पहचानोगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही दिखते हैं वो कोऑर्डिनेशन। हाइड्रेटेड क्या होते हैं, इसमें H2O एक्सचेंज होते हैं, H2O एज ए लिगेंड होते हैं। देखो इसमें भी H2O है, इसमें भी H2O है, तो ये हाइड्रेटेड। लिंकेज क्या होता है, जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड हो, जो हमने स्टार्टिंग में देखा NO2 ONO2, और बाकी तीनों अगर नहीं है तो आयनाइजेशन आइसोमर होते हैं। ठीक है। स्टीरियो आइसोमर, देखो स्टीरियो मतलब ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल होते हैं। अच्छा, टेट्राहेड्रल वाला कभी भी GI शो नहीं करता, लेकिन स्क्वायर प्लेनर वाला शो करता है। जैसे ये यहाँ पे ये वाले नहीं करेंगे, इसको याद रख लो। ठीक है, टेट्राहेड्रल नहीं फॉर्म करेगा, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में क्योंकि दो अलग ज्योमेट्री आती है। देखो यहाँ पे मतलब सिस 90 डिग्री वाले हैं, 1 2 पे देखो 1 2 ये 90 डिग्री है, और ट्रांस देखो 180 है, तो दो ज्योमेट्री अलग अलग आते हैं, इसलिए करते हैं। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद भी आप गलत कर सकते हो, आपको कहूँगा ये ऑर्डर याद रखो। ये फॉर्मेट के होते हैं, ये वाले तो करते हैं GI। ठीक है। अब एक मैंने आपको ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूँ, ये याद रख लो आप। मेन ये है, ये कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर होंगे, इनैंशियोमर होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, ये फॉर्मेट को याद रखो। और कोई तरीका नहीं, ये बेस्ट तरीका है। ठीक है। ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ये ट्रांस ऑर्डर याद रख लो। ट्रांस इफेक्ट में होता क्या है बता देता हूँ एक बार आपको। अरे भाई ये क्या लिख दिया मैंने, CL ले लो। ठीक है, और यहाँ पे CL ही था। देखो होगा क्या, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये हमने अमोनिया ले रखा था, यहाँ पे अमोनिया, ये NH3 जाके अटैक किसी Cl को बाहर किया। अब NH3 Cl में किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, आप ये देखो। तो NH3 में Cl का ज़्यादा है, तो Cl अपने अपोजिट वाले को गायब करेगा, ये है ना Cl, या इसमें देख लो अपोजिट वाले गायब करेगा और NH3 को लगा देगा। तो यहाँ भी लगा सकते थे, तो वही होता है ट्रांस इफेक्ट, कौन सा पहले रिमूव होगा। तो ये ऑर्डर याद रख लेना। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये D0 D10 कलरलेस, ये कलर्ड होते हैं। ठीक है। D5 कलरलेस, हाँ ये पिंक कलर, ये ग्रीन कलर होते हैं। तो ये मैंने जो समझा आपको याद रख दिया। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है भाई कि मैचिंग बताओ, तो आपको कैसे बताना है, ये भाई बेहतरीन आपको पूछना है कलर किससे कौन मैच करेगा। तो देखो इसका समझाता हूँ मैं। ये हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है, हमें वीक गेयर पढ़ा है कि लैम्डा इंक्रीज करता है। ठीक है, और हमें पता है लैम्डा एनर्जी के इन्वर्स होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो एनर्जी के डायरेक्टली होता है। तो देखो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो गिवन लिगेंड थे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब स्ट्रॉन्ग है तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, और एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी तो यहाँ पे हम एक चीज़ गेस कर सकते हैं कि इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये नहीं है फिलहाल, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये है, तो इसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो लैम्डा सबसे कम हो जाएगा। और लैम्डा अगर सबसे कम होगा तो ये देखो लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो लैम्डा कम इसमें कौन से कलर का होता है सबसे पहले देखो, और आपको गिवन कौन सा कलर है। तो लैम्डा सबसे कम अगर देखोगे तो सबसे पहले रेड ऑप्शन में ही नहीं है, हटा दो। फिर देखो ऑरेंज है क्या, ऑरेंज भी नहीं है। फिर देखो येलो है क्या, विब गेयर, ठीक है येलो है ऑप्शन में क्या, हाँ येलो है। तो देखो लैम्डा भाई किसका, H2O सबसे वीक फील्ड लिगेंड है, तो उसका लैम्डा सबसे मैक्सिमम हो जाएगा येलो का। फिर ग्रीन का हो जाएगा, येलो के बाद ग्रीन भी है ऑप्शन में, हाँ भाई ग्रीन भी है, और फिर ब्लू, फिर वायलेट। तो ये बेहतरीन है भाई। अगर किसी को नहीं समझ आया ना तो मेरा एक 10 से 15 मिनट का केवल इसी पे वीडियो है, सर्च कर लेना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर, आपको आ जाएगी वीडियो, पूरा एकदम भयंकर समझ आएगा। अगर मान लो ये गिवन है Ni ब्लू इन कलर, तो कौन सा लैम्डा एब्जॉर्ब करेगा, तो मान लो ब्लू कलर है तो ऐसे याद रख लो, रॉय कॉम्प्लीमेंट्री कलर के लिए रॉय GBV, तो ब्लू कलर अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट ऑरेंज है, ठीक है ऑरेंज मिलेगा। तो ये रहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। चलो भाई, हाँ इसके बाद मैं बता दूं जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो गेस्ट पेपर सारे देख लें। सुपर 45 में क्या बोल रहा था, मैंने इस साल 5 स्टेप स्टडी कराया, पर कोई बात नहीं, आप रिग्रेट मत करो। 5 स्टेप में पहला क्लासिक वन शॉट था,
मतलब क्लासिक इसलिए नाम रखा है कि एक ऐसा वन शॉट हो जो बिल्कुल यूनिक हो, जो एक अलग फील दिलाए, जो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करे। और हाँ, ये हमने कोशिश किया है कि जब मैं स्टूडेंट होता तो मुझे कैसा कंटेंट रिक्वायर्ड होता कि मैं एक लेक्चर देखने के बाद मुझे हर क्वेश्चन बनते मुझसे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं जाके 5 क्वेश्चन के बाद अटक रहे हैं। तो मैंने वो सब दिमाग में रख के बनाया, 5-7 किताबों को मिक्स किया है। इसको आप करते हो तो 99% प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे। और हर एक्सेप्शन, हर एनसीईआरटी, 5-7 किताबें, सब कुछ एडेड है इसमें भाई। अलग लेवल है, अलग, ठीक है। तो ऐसे जस्ट मजाक बोल रहा, हाँ लेवल तो अलग है डेफिनेटली, ठीक है। आप इसको ज़रूर देखना। और ऐसे ऐसे सारे चैप्टर के हमने करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में था। पहला स्टेप आपको ये करना था सारे चैप्टर के, ठीक है। ठहर जाओ थोड़ा सा, हम क्वेश्चन पर भी आएंगे, आपको बताएंगे डियर कि क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखो इसमें तो इनफ क्वेश्चन है ही, इसके बाद भी दूसरा स्टेप था सुपर 45। सुपर 45 बेसिकली वो क्वेश्चन होते थे भाई जो 45 पूरे चैप्टर को कवर कर दे। मतलब अगर कोई बंदा थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी को, है ना, तो अगर वो इसे देख ले तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाए, इस लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। और सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बताएं और बात ख़त्म कर दें। सॉल्यूशन मतलब उससे रिलेटेड जितनी बातें हों सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ये है सॉल्यूशन, देखो, है ना। तो एक अलग लेवल का सॉल्यूशन हमने देने की कोशिश की। कुछ भी रैंडम नहीं है दोस्तों, बहुत मेहनत लगी इन सब चीज़ों को बनाने में। और अगर आप इसे करते हो तो आई गारंटी कि 100% क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट हमारे इधर से ही आने वाला है, मैच करा दूंगा, देख लेना आना। तो दूसरा स्टेप ये करना था। और अभी भी अगर जो लोग रिसेंट में जुड़ रहे हैं तो आप सुपर 45 तो देख के ही रखो। और हाँ, कोई कहेगा भैया PYQ करा दो, तो डियर PYQ से हम 10 स्टेप आगे हैं। ये 37 ईयर PYQ ऐसे सॉल्यूशन के साथ लास्ट ईयर ये करा दिया था, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप ये था कि संडे स्पेशल टेस्ट हमने मेंटरशिप लॉन्च किया था, है ना, स्टूडेंट के कहने पे 200 रुपीज़। क्योंकि उसमें क्या था ना, आप घबराओ नहीं भाई, फ्री भी है, बताता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं वो कर रहा हूँ। पहले आप कंटेंट देखो, हम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। जो मैं बता रहा हूँ उससे आपको बेटर कुछ इम्प्रूवमेंट मिल रहा है या नहीं, या सच में वो जेन्युइन है या नहीं, पहले देखो। तो उसमें हमने हर संडे को टेस्ट कराया है। उसमें 160 प्लस, सभी 500 लोग हैं ऑलमोस्ट। 160 प्लस तो नॉर्मली हमारे हैं, 180 हर बार कोई ना कोई लाता है। मज़े की बात है 50% क्वेश्चन वो जेई के होते थे। तो उसमें PDF वगैरह सब कुछ मिलती थी, लेकिन अब वो उसका टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। तो अभी 10 दिन है आपके पास, 10 से 15, तो उसको भी स्किप कर सकते हो। उसके बाद 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराया था लास्ट ईयर, जो वो भी स्पेशल क्वेश्चन है, उसको भी स्किप कर दो। हाँ, 5 स्टेप था गेस पेपर। गेस पेपर आप देख लो, ये है गेस पेपर भाई। और गेस पेपर की क्वालिटी दिखा दूँ आपको, देखो थोड़ा सा, है ना। और जो मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन करता है, पहले क्वेश्चन मिलते हैं, ट्राई करते हो, फिर मैं सॉल्यूशन, एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन आपको देता हूँ भाई। बहुत ही क्वालिटी लेवल है, क्योंकि रेलेवेंसी बहुत मैटर करती है। कई लोग बोल रहे हैं कि भैया बार बार क्वालिटी रेलेवेंसी की बात करते हैं, क्योंकि करना पड़ेगा डियर ना। अभी तक भी लोग आते हैं मेरे पास, रोते हैं भैया आपके बारे में पता नहीं था, है ना। तो मुझे बहुत हर्ट होता है, क्योंकि वो लोग गुमराह कर रहे हैं यूट्यूब पे, कुछ भी कहीं भी बता रहा है। कोई क्वेश्चन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई 20,000 का मेंटरशिप, कोई 5,000 का मेंटरशिप, है ना। और कोई बात तक नहीं करता बच्चों से ठीक से, तो मुझे हर्ट होता है। तो हाँ, अगर आप सच में कैपेबल नहीं हो 200 पे करने में, आई विल प्रोवाइड यू फ्री। बहुतों को मैंने सबको दिया है, ठीक है। सबको नहीं, मतलब जिसके पास सच में पैसे नहीं है 200। लेकिन अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप इसको पे करके ही ज्वाइन करना, और PDF वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। एक चीज़ और है, आपसे अभी मैं कभी ये नहीं बोलता आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या वगैरह वगैरह, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा कंटेंट अच्छा होगा, जेन्युइन होगा, तो आज नहीं तो कल लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। और डेफिनेटली आप हेल्प कर सकते हो तो कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, उनकी हेल्प हो, है ना, क्योंकि वो हमारे पास आके रोए ना, मुझे हर्ट होता है। तो आप भी एक अच्छा काम करोगे तो आप लोगों तक पहुँचाओ। और हाँ, नीट 2027 के लिए जो भी आपके भाई बहन कोई कुछ होंगे, आप प्लीज़ उनको इसके बारे में बता दो, और मेरे बारे में बता दो। मैं उनको पर्सनली भी पढ़ाने वाला हूँ, 10-10 स्टूडेंट करके, है ना। बहुत सारे अगर मिल जाते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, लिंक ज्वाइन करो, फिर पर्सनली मुझे मैसेज करना है, बॉबी सर को करना, ठीक है। बॉबी हमारे दोस्त हैं, हमारे पार्टनर हैं, ठीक है। तो उनको भी मैंने मतलब इसमें हेल्प के लिए रख लिया, तो वो हमारे साथ काम करते हैं अभी, बॉबी सर। तो आप उनको क्या कर सकते हो, उनको भी मैसेज कर सकते हो, हमें भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी बहुत ही हार्ड वर्किंग है, टेस्ट वगैरह का वही देखते हैं सर।
तो चाहे उनको मैसेज करना चाहे हमें, पहले ग्रुप ज्वाइन करो, और ग्रुप फुल हो चुका है व्हाट्सअप का, तो आपको दूसरा ग्रुप दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम भी कर लो, वो सिक्योर होता है, क्योंकि फ्यूचर में मैं व्हाट्सअप डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है, वो इनसिक्योर है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी थैंक यू। चलो केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करते हैं। तो अपना यह चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। और दोस्तों मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ इस लेक्चर में कि आप जो 10 से 12 घंटे की लेक्चर देखते हो ना, उससे ये 10 to 20 टाइम्स बेटर होने वाला है। आई प्रॉमिस कि आप सारे क्वेश्चन चाहे जेईई के हों चाहे नीट के हों, फटाफट सॉल्व कर लोगे इस लेक्चर के बाद। ये मेरा 1 घंटे का लेक्चर, ऑलमोस्ट 1 या 1 डेढ़ घंटे का है ना, जो भी कोशिश करेंगे जल्दी ही ख़त्म हो जाए, सब कुछ सीखा जाएगा, ठीक है। हमारी कोशिश है, पर देखते हैं, क्योंकि अभी तो फीडबैक बहुत ही अच्छा आया है बच्चों का, और कोशिश करेंगे वैसा ही हो। देखो केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है भाई, जिस तरीके से लाइफ में आपके दोस्त होते हैं, ये दोस्त हैं ये दोस्त हैं, है ना, तो इनके बीच में एक बॉन्ड, फ्रेंडशिप क्या है, बॉन्डिंग है ना। तो ये बॉन्डिंग क्यों होती है, स्टेबिलिटी के लिए, कि ये अपना दुखड़ा इनको बता सकें, ये इनको और ये इनको, है ना शायद। तो हम जिंदगी में बॉन्डिंग इसीलिए बनाते हैं भाई, ठीक है, कि एक दूसरे का दुखड़ा शेयर करें। तो वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग है, जो केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते हैं मान लो, तो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एटम है, ये भी एटम में न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस रिपल्सन करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी रिपल्सन करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो ये पास आना चाहेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन से, एक मिनिमम डिस्टेंस आने के बाद वो और पास नहीं आ सकते, तो यहीं पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन के, तो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल स्टेबल है और बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। कभी कभी आपसे स्टेबिलिटी पूछेगा तो याद रखना, ये एटम है तो इसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, ये मॉलिक्यूल बन गए हैं तो इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और स्टेबिलिटी कम होती है। इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, एनर्जी कम होती है। जैसे यहाँ पे देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, तो पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं तो एनर्जी क्या होगा, इनका घटता चला जाएगा, देखो नीचे साइड जा रहा है। और जैसे ही ये दूर जाने, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट करेगा, एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। तो ये चीज़ याद रखना। केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ते क्यों है, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, एनर्जी मिनिमम करने के लिए, तभी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो सकेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें हमने देख लिया। ये एक्सेप्शन है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड है 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है भाई, तो अनस्टेबल है। ऐसे ये सारे जो हैं, या तो इनका ऑक्टेट ज़्यादा है ऑक्टेट से, या कम है। तो ज़्यादा है तो हाइपरवैलेंट बोलते हैं, जैसे इसमें 5 बॉन्ड है 10 इलेक्ट्रॉन, तो हाइपरवैलेंट। कम है तो हाइपोवैलेंट, और 8 है तो स्टेबल है। 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं बेसिकली, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की एनर्जी इतने की मतलब 42 से ज़्यादा है, इक्वल होती है, और वीक बॉन्ड की एनर्जी इतना होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसकी इतनी होती है, वॉन्डर वॉल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो <8 होता है। स्ट्रॉन्ग में ये सारे बॉन्ड आते हैं, आइए इसको सीखते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो एक मेटल से नॉन मेटल की तरफ। जैसे यहाँ सोडियम है, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, मेटल है 1 लेगा। क्यों, ये दोनों एक दूसरे के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। यह 1 देगा सो दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 आ जाए, यह 1 लेगा सो दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 हो जाए, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। और 4 फैक्टर होते हैं आयनिक बॉन्ड के, लेकिन मैं उसको नहीं बता रहा। केमिकल बॉन्डिंग हमारा 234 पेज का PDF है पूरा, हमने इतना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें नहीं, हम टू दी पॉइंट चीज़ें बात करने वाले हैं। लैटिस एनर्जी का जो क्वेश्चन होता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ये टू सेपरेट, है ना, इन आयनिक फॉर्म। जैसे ये है, इसको कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है गैसेस एटम आयन में तोड़ने के लिए, ठीक है। फिलहाल इसमें एनर्जी निकालते कैसे, लैटिस एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर सेम ही ग्रुप के एलिमेंट है तो लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे देखो लिथियम पोटेशियम, यहाँ पे सेम ग्रुप के हैं, तो साइज जिसकी बड़ी उसकी लैटिस एनर्जी कम, तो साइज इसकी बड़ी इसकी लैटिस एनर्जी कम, तो कम है। अगर सेम पीरियड के हैं तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। Mg+2 है और ये सोडियम प्लस, ये सेम पीरियड के हैं, तो जिसका चार्ज ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा। अगर ग्रुप पीरियड दोनों मिक्स हो जाए तो चार्ज देख लेना, जिसका चार्ज ज़्यादा वो उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा। फजांस रूल कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है। कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाता हूँ। मेन मुद्दे की बात आते हैं। स्मॉल कैटायन होना चाहिए, लार्ज एनायन होना चाहिए। जैसे देखो कोवेलेंट कैरेक्टर,
कटायन शुड बी स्मॉलर एंड अनायन शुड बी लार्जर। जैसे ये कटायन है तो देखो लिथियम की साइज छोटी है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये अनायन है तो अनायन में साइज बड़ा देखना है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो पोलराइजिंग पावर भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो Na+Mg2+Al है तो यहाँ पे किसका कटायन स्मॉल होना चाहिए, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही स्मॉल होगा तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। अनायन तो सब में कॉमन है तो जो डिफरेंस है ना, मतलब डिफरेंट एटम है उसको देखना। ऐसे सारे क्वेश्चन। हाँ, एक्सेप्शन वाली चीज़ें बता देता हूँ, वही तो मेन होती है हर चैप्टर का। तो अगर कभी ये दिखते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये वाले, तो इनका सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ये सभी, है ना, जिसमें 3D आए है ना, वो होते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो उनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होता है। एप्लीकेशन क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आप निकाल लिए तो इन्वर्सली होता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के। जैसे मान लो इसमें देखो तो इसमें Ag तो कॉमन है, हटाओ, सल्फर को देखो 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन देखो 2 नेगेटिव, तो इसमें साइज किसकी बड़ी है, अनायन बड़ा होना चाहिए, सल्फर बड़ा है कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी उल्टा कर दो, मेल्टिंग पॉइंट उल्टा कर दो। ऐसे ही ये वाला भी है, आप देख लो सारे एग्जाम्पल। इसमें Fe3+F, Fe2 कटायन स्मॉलर होना चाहिए तो Fe3+ स्मॉलर मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उल्टा कर दो। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, अगर मतलब अमीर अमीर गरीब गरीब अच्छे दोस्तों, या देखो ऐसे यहाँ पे लिथियम छोटा होता है और कार्बोनेट बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है, तो इनके बीच अच्छी दोस्ती नहीं होगी। अगर इसमें देखो सीजियम, हाँ लिथियम सीजियम बाद में आता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, कार्बोनेट भी बड़ा, तो इनके बीच दोस्ती अच्छी तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये होता है, ऐसे देखते हैं। तो ये ऑर्डर आप इनको देख लो, वही सारे रूल हैं। कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल ये है थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ये होता है, और ये सॉल्युबिलिटी, हाँ सल्फेट की सॉल्युबिलिटी जो होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल की डिक्रीज करती है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करता है, तो ये चीज़ याद रख लेना। बाकी कोवेलेंट कैरेक्टर वाला रूल तो हम लगा लेंगे। ये कलर है, कलर इम्पार्टिंग नेचर भी याद रख लेना, अगर ये होते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो कलर इम्पार्टिंग नेचर ज़्यादा, इसका कलर याद रखना। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, जैसे देखो Cl2 के बीच में बॉन्ड है तो यहाँ पे Cl2 के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई तो दोनों ऑक्टेट कंप्लीट, 2 2 4 2 6 2 8, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा एक अमीर होगा एकदम, एक गरीब होगा, गरीब मतलब वैकेंट ऑर्बिटल हो तो लोन पेयर इसको देगा गरीब को, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये तो एकदम गरीब है तो ये दे देगा, यहाँ पे क्या होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। जैसे अमोनिया है H+ है, ये दे देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। वैलेंस बॉन्ड थियरी देखो वैलेंस बॉन्ड थियरी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, यस से, एक्सियल ओवरलैपिंग हो, 1 लोब इंटरेक्ट करते हैं तो एक्सियल। यहाँ पे PP कब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब ऐसे 1 लोब, देखो 1 लोब इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर मान लो ऐसे ओवरलैपिंग कराते तो 2 लोब इंटरेक्ट करते ना तो वो पाई बनता, पाई इन सभी से बनता है, डेल्टा इन सभी से बनता है। बाकी ये चीज़ें आप इसको याद रख लेना ना, कभी कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, सिग्मा पाई कौन बना सकते हैं, यस बना सकता है, सिग्मा ये नहीं बना सकता, P हाँ ये नहीं, डेल्टा नहीं, डेल्टा के लिए 4 लोब इंटरेक्ट करते हैं। देखो ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव ओवरलैप, ये पॉजिटिव, ठीक है, तो ऐसे ये सारे इंटरेक्शन है, आप देख लो यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव, ठीक है, डी यहाँ से पाई बॉन्ड बनेगा, 2 लोब इंटरेक्ट करते हैं, पाई ये डेल्टा बनाएगा, 4 लोब इंटरेक्ट कर रहे हैं। जीरो ओवरलैपिंग कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं होता, देखो ये नेगेटिव बेचारा अकेला है, पॉजिटिव यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा है। अच्छा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है ये याद रख लेना, अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में जो होता है वो एक्स एक्सिस है, जैसे पीएक्स है तो पीएक्स ऐसे बनाओगे और पीएक्स ऐसे बनाओगे, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियर से पास होने वाली एक्सिस देखो यही, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। तो ऐसे ये सब का मैंने लिख दिया है, चाहे तो याद रखो, अगर नहीं आता है तो अभी आपको याद करने का भी है और समझने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि टाइम कम है, तो जो चीज़ें आती हैं उसी पर फोकस करते हैं। लिमिटेशन था, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता शेप ज्योमेट्री वगैरह के बारे में। चलो हाइब्रिडाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर निकालो, क्या होता है, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नेगेटिव चार्ज ऐड, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ऐड करना, पॉजिटिव चार्ज हो तो माइनस। मोनोवैलेंट एटम जैसे हाइड्रोजन हेलोजन हो तो ऐड कर देना। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रख लो, ग्रुप फर्स्ट है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ये, और जेनॉन हेलोजन का तो याद रखो, हेलोजन का 7 जेनॉन का 8, और ये हो जाएगा। जैसे मान लो NH3 स्टेरिक नंबर निकालो, 1 2, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, साइड एटम 3, मोनोवैलेंट एटम जो है तो sp3 आ गया। लोन पेयर का भी ट्रिक सिखा देता हूँ, जो लोन पेयर होता है जितना स्टेरिक नंबर आए उसको माइनस कर दो साइड एटम से, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा।
ठीक है, ये होता है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ऑफ सेंट्रल एटम 5, पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर दो, साइड एटम 4, sp3 हो जाएगा। और लोन पेयर क्या करोगे, स्टेरिक नंबर माइनस साइड एटम, 4 आया स्टेरिक नंबर, साइड एटम 4 है, 0 लोन पेयर। अब ये है भाई, याद रख लो, ये ज्योमेट्री है, ये बॉन्ड एंगल है, एग्जाम्पल है सबका, क्या हो जाएगा, कौन सा हाइब्रिडेशन आने पे क्या हो जाता है। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल में एक्सियल होता है। देखो एक्सियल क्या होता है बता देता हूँ, ये वाले एक्सियल हैं, ये वाले इक्विटोरियल है, और एक्सियल हमेशा बड़ा होता है, एक्सियल पे हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखो, और इम्पोर्टेंट, कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन तो सब निकालिए sp, अब कौन सा p यूज हो रहा है, px, इसमें sp2 निकालिए, कौन सा p यूज होता है, px py, sp3 में px py pz होता है ना। तो ये सब का याद रख लेना, भले ये सबको नहीं पता होता। देखो रैंकर यहीं से बनते हैं, नॉर्मल चीज़ें सबको पता है वो फार्मूला, लेकिन यहाँ पे धोखा हो जाता है। ठीक है, अब देखो PCl5 का पूछे बताओ भाई इसमें कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो PCl4 PCl6 इनका हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है। तो ये सभी है, इनको ऐसे ब्रेक करके लिखना है, इस फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। बाकी आप एग्जाम्पल है, इसको आप देख सकते हो सारे एग्जाम्पल, एक बार ये IIT एडवांस में पूछा गया था ये वाला। अब इसमें आप कैसे निकालोगे, तो इसको आप इसको ऐसे फॉर्म में लिख लो, आयोडीन को ब्रेक करके, एक आयोडीन को अलग, एक इसको, अब एक को सेंट्रल एटम मान लो 7 और एक इसको साइड एटम, सॉल्व कर लो, आ गया। ठीक है, सेकेंड मेथड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, अगर 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3। लेकिन इसमें भी ट्रिक होता है, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 बोलो, सिंगल बॉन्ड है तो sp3 और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे ये क्या है, सिग्मा 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 सिग्मा, लोन पेयर है क्या इसमें, नहीं, तो कितने सिग्मा है, 3 1 4, तो 4 मतलब क्या हो जाएगा sp3, लोन पेयर 0 है। ठीक है, तो लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं कहूँगा सिंगल बॉन्ड sp3, डबल sp2, ट्रिपल sp। लेकिन एक जगह धोखा होता है, अगर लगातार डबल बॉन्ड है तो सेंट्रल वाला को sp2 नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा sp हो जाएगा, बाकी हर जगह रूल लगा लेना, केवल कार्बन हाइड्रोजन हो तो ही लगाना। ये देखो लिख दिया मैंने sp2 वाला। ठीक है, और रेजोनेंस में भाई कभी लोन पेयर हो तो उसको लोन पेयर काउंट मत करना। जैसे यहाँ पे देखो कितने सिग्मा, 1 2 3, 3 सिग्मा लोन पेयर कहोगे, 1 है, हाँ है, तो sp3। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस की कंडीशन ये होती है, पूरा डिटेल में ही पढ़ा है रेजोनेंस, GOC जाके देखो, तो इसको काउंट नहीं करना, 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर 0 है तो sp2 हो जाएगा। बाकी आप, और 2 लोन पेयर है तो एक रेजोनेंस में गया, एक तो अवेलेबल रहेगा ना, तो एक को काउंट कर लेना, एक है तो वो रेजोनेंस में चला गया। ये भाई हाइब्रिडेशन अगर किसी का कॉन्सेप्ट चेक करना हो तो ये एग्जांपल दे के देख लो, अगर किसी को आता है केमिकल बॉन्डिंग तो वो ये कर लेगा, है ना, नहीं तो यहाँ आके उलझ जाएगा। अब इसमें कैसे निकालोगे, तो साइड एटम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, देखो कार्बन से ज़्यादा है, हाँ, तो सेंट्रल एटम कंटेन 0 लोन पेयर, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो रेडिकल होगा उसको हम कंसीडर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो रेडिकल को कर लो कंसीडर, 3 सिग्मा बॉन्ड तो है ही, रेडिकल को कर लो, तो 4 sp3। मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो साइड एटम के और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं हो, तो रेडिकल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज़्यादा हो सेंट्रल से और लोन पेयर हो, तो लोन पेयर को हम क्या करते हैं, रेडिकल जो होता है उसको हम क्या काउंट नहीं करते हैं, लोन पेयर को काउंट करते हैं। ठीक है, तो sp2, तो ये वैसे लिमिटेड एग्जांपल है, चाहे तो याद रख लो, चाहे तो ये रूल से याद रख लो। चलो इसका जादू वाला ट्रिक बता देता हूँ, पूछता है ना p पाई या p पाई d पाई, तो अगर sp हाइब्रिडेशन निकालो तो उसमें पहला वाला बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, अच्छा सॉरी sp निकालते हो तो सारे p पाई होंगे। जैसे देखो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है sp, तो जितने पाई बॉन्ड है सारे p पाई, 2 पाई बॉन्ड है तो 2 p पाई। अगर sp2 है तो पहला वाला पाई बॉन्ड p पाई होगा और बाकी जो बचे हैं p पाई d पाई, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, पहला वाला p पाई, बाकी है p पाई d पाई। और अगर sp3 और ये कुछ भी आता है तो सारे p पाई d पाई, जैसे यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो सारे p पाई d पाई। तो ये बेस्ट ट्रिक था, आपको याद होना चाहिए। परसेंटेजेस कैरेक्टर पूछता है तो इसमें क्या हो जाएगा 50%, इसमें जितने यस हैं, जैसे मान लो इसमें 1 यस है डिवाइड बाई टोटल कितने 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, और जो परसेंटेजेस कैरेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये ऑर्डर है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर और याद रख लो, जैसे ये गिवन है, इसमें पूछे परसेंटेजेस कैरेक्टर कितनी एस ऑर्बिटल है, 1, टोटल कितने हैं 5 डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 100। वेस्पर थियरी क्या हो, वेस्पर थियरी में एक चीज़ याद रख लो, डिटेल शेप के बारे में बताएगा ये होता है रिपल्सन का ऑर्डर। जैसे इसमें लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। ये शेप के बारे में बताता है। देखो शेप क्या होता है, लोन पेयर को नहीं काउंट करते। मान लो ये sp है यहाँ पे, वैसे लीनियर में तो शेप ज्योमेट्री सेम है,
हाँ, अगर मान लो 3 स्टेरिक नंबर आया तो ज्योमेट्री तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेन है। और इसमें अगर मान लो 2 पॉसिबिलिटी है, लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री जो है वही शेप है। लेकिन अगर एक लोन पेयर आया तो लोन पेयर को हाइड कर लो इसको। अब ये कैसा दिख रहा है, वी शेप या एंगुलर या बेंट, तो इसको शेप बोलेंगे। ठीक है। स्टेरिक नंबर मान लो 4 है, देखो स्टेरिक नंबर अगर 4 है तो ये तो ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल। अब इसमें 0 लोन पेयर है तो जो ज्योमेट्री है वही शेप होगा। एक लोन पेयर है तो ये कैसा दिख रहा है, पिरामिड जैसा, इसको हाइड कर लो तो पिरामिडियल शेप होगा। अगर 2 लोन पेयर है तो ये कैसा दिख रहा है, इसको हाइड कर लो, एंगुलर, वेंट या वी शेप, तीनों में से कोई एक बोल सकते हो। अब 5 अगर स्टेरिक नंबर है तो इसको पेंटागोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल बोलते हैं। 0 लोन पेयर तो वही शेप हो जाएगा TBP जो ज्योमेट्री। एक लोन पेयर आया तो इसको यहीं पे लगाने का, पहले कहीं भी नहीं, यहीं पे, तो इसको बोलते हैं सी शॉ शेप, ओपन लाइक बुक स्ट्रक्चर। 2 लोन पेयर आया तो इसको हम बोलते हैं टी शेप। 3 लोन पेयर आया तो इसको हम बोलते हैं लीनियर। ये 5 वाले केस में करना। 6 होता है तो 6 में अगर 0 लोन पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल, 1 लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडियल और 2 लोन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर। अब है मेंटोस जिंदगी, ये आपको हर जगह नहीं पढ़ने को मिलेगा, रेयर। 7 स्टेरिक नंबर है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडियल होता है। याद रखो, अगर 0 लोन पेयर है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडियल, ये शेप की बात कर रहा हूँ। 1 लोन पेयर है तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और 2 लोन पेयर है तो पेंटागोनल प्लेनर है। और मज़े की बात, ये तभी लगाना जब एक्स हैलोजन फ्लोरीन हो। अदरवाइज अगर मान लो फ्लोरीन नहीं है, दूसरा कुछ है, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री और शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। भले स्टेरिक नंबर 7 है, स्टेरिक नंबर 7 है और अगर ये आए हैं तो ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल है, आप देख लो। SbCl6 7 आया तो इसको ऑक्टाहेड्रल बोलोगे, ज्योमेट्री शेप दोनों। और 8 वाले को स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक बोलते हैं। बेंड्स रूल क्या होता है, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो कहाँ होता है, एक्सीएल पे होता है। ठीक है, वहाँ पे एक्सीएल पे है क्योंकि वहाँ पे परसेंटेजेस कैरेक्टर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे ये बात बताना था, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला को एक्सीएल पे रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट पढ़ लो, मैं आपको समझाता हूँ। ये 90 डिग्री है 20, तो एक्सीएल वाला देखो लेस स्पेस है ना, 90 डिग्री है तो लेस स्पेस है। लेस स्पेस मतलब कंक्लूजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वांट टू कम एट एक्सीएल, है ना, क्योंकि वो लेस स्पेस है तो वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा। यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है तो मतलब परसेंटेजेस कैरेक्टर मोर है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आना चाहेगा, यही कंक्लूजन था। अब यहाँ एप्लीकेशन क्या होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेजेस कैरेक्टर इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन की कम है तो परसेंटेजेस कैरेक्टर सीरीज बढ़ जाता है, और एस कैरेक्टर ज़्यादा तो पी कैरेक्टर कम हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, इसका परसेंटेज जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना वहाँ पे उल्टा हो जाता है, परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा है तो एस कैरेक्टर कम होगा, और यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ होता है जहाँ पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा कहाँ पे, एक्स वाले में है, तो इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको मैंने केमिकल बॉन्डिंग बहुत एक्सप्लेन किया है। हाँ, कॉस थीटा S/S-1 P-P/1 होता है। ठीक है, तो कभी ये देखो cos 90 अगर पूछे तो S/S-1 cos 90 की वैल्यू 0 तो आ जाएगा। ऐसे ये फॉर्मूले याद रखना। बॉन्ड एंगल, 4 रूल हैं बॉन्ड एंगल के, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। रूल नंबर 1, ये हाइब्रिडाइजेशन देखना, sp sp2 sp3। हाँ, ड्रैगो को छोड़ के, ये ड्रैगो होते हैं, इनका बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री होता है। ग्रुप 13, 14, 15, 16 में देखना है ना, H2 और NH3 को हटा देना है, इनको सब में से लास्ट में करना अगर ये दिखते हैं तो। अच्छा सॉरी, इनको हटा के बाकी सब ड्रैगो होते हैं, ड्रैगो को लास्ट में रखना है ना, ये ड्रैगो नहीं है। जैसे CO2 sp तो ये हो गया। मान लो सभी का हाइब्रिडेशन सेम है गया तो लोन पेयर जो होता है इनवर्सली होता है बॉन्ड एंगल के, तो हाइब्रिडेशन दोनों का सेम है, यहाँ भी सेम है। एक लोन पेयर 0 तो लोन पेयर कम तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। अगर ये भी सेम हो जाए लोन पेयर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ये ज़्यादा हो जाएगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। ये भी सेम हो जाए सेंट्रल एटम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम देख लेना। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल सब हैं वही, आप इसको फटाफट देख लो। हाइब्रिडाइजेशन सब में इसमें सेम, और ये ड्रैगो है, ड्रैगो को तो पीछे फेंको C, और उसके बाद लोन पेयर देख लो 1, और ये तो sp2 है, इन सभी में sp3, sp2 का ज़्यादा, B का ज़्यादा। इसमें देखो, इसमें लोन पेयर निकाल लो,
अच्छा, इसमें 2 लोन पेयर, इसमें एक, तो एक वाले का ज़्यादा, ए डी, ठीक है ऐसे। अच्छा, ये एक एक्सेप्शन नहीं, इसमें देखो बल्कि ग्रुप होता है जब ना, तो वहाँ पे कोई रूल नहीं लगाना, रिपल्सन बढ़ेगा, परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का ट्रिक सिखाते हैं आपको। देखो डाइपोल मोमेंट एक जनरल फार्मूला ये होता है, और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ दिखाते हैं। एक गहरी बात और बताता हूँ, डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में दिखाते हैं ऐसे हैं, है ना। अगर एरो हम वो करेंगे, वो सब हम छोड़ो, फिलहाल नॉलेज की बात क्या ही बोले, ऐसे दिखाना लेस टू मोर। तो अगर म्यू ज़ीरो है तो नॉन पोलर, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो, नॉट इक्वल है तो पोलर। जैसे यहाँ देखो ऑक्सीजन की साइड जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन, रिजल्टेंट क्या हो गया ज़ीरो, तो म्यू नेट ज़ीरो मतलब नॉन पोलर। NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा, लोन पेयर का ज़्यादा, तो म्यू नेट नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब पोलर हो गया, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये तरीका है। दूसरा तरीका मेरा ये है, बताता हूँ। अगर मान लो सेंट्रल एटम नंबर ऑफ साइड एटम या टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड के इक्वल हो जाते हैं, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो नॉन पोलर है। जैसे देखो बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, साइड एटम 3, तो ये क्या हो जाएगा नॉन पोलर। या बॉन्ड के भी इक्वल हो जाए तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से टोटल बॉन्ड कितने हैं 4, तो ये नॉन पोलर। लेकिन ये जनरल है ना, हर एग्जाम्पल पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये भी सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, साइड एटम 2, पोलर हो गया। लेकिन जहाँ जहाँ एक्सेप्शन है बता देता हूँ, इन सभी में तो लगा सकते हो हैं। ये जहाँ ये देखो सिमेट्री दिख रही है, इसमें नहीं रूल लगाना, तो ये म्यू ज़ीरो होता है ना, XeF2, और ये सब तो रूल ट्रिक लगा लो इसमें। हाँ, यहाँ पे इसका भी म्यू ज़ीरो होता है क्योंकि इसमें सिमेट्री है। बाकी म्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू साइड एटम, आप रूल लगा सकते हो। और ये सभी याद रख लो, इसमें कोई रूल नहीं लगाओगे, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो डाइपोल ज़्यादा, ठीक है। और ये जेई में पूछा जा चुका है। ये आप बोलोगे सर ओ खींचेगा इधर खींचेगा, जीरो नहीं, ओ ऐसे होता है नॉन लीनियर, तो वहाँ पे डाइपोल ऐसे कुछ दिखेगा, तो इसलिए ये नॉन मतलब पोलर है, ठीक है। अच्छा, ये नॉन पोलर है, इसमें तो सीधे ऊपर ये नॉन पोलर। अगर मान लो यहाँ पे सल्फ़र आ जाता है, ये वाला वो भी लिख देता हूँ, वो भी नॉन पोलर है, SH ये भी जेई में पूछा गया है ना, ये भी नॉन पोलर है। चलो, ये सभी ऑर्डर आप याद रख लो इनका, इनमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये लिख दिया दोनों, हाँ। और ये भी ऑर्डर देख लो इनका, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ जाता है। नंबर ऑफ Cl देख लो, हाँ अगर ट्रांस सिस है तो सिस वाले का इन जनरल ज़्यादा होता है, क्योंकि ये देखो ट्रांस वाला तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के रिजल्टेंट को, और सिस का ज़्यादा होता है। अगर मान लो थीटा देख रहे हो तो थीटा इनवर्सली होता है डाइपोल के, तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 120, यहाँ 180, तो थीटा कम तो डाइपोल ज़्यादा। ऐसे ही क्लोरीन के केस में। अब रेजोनेंस देखते हैं, रेजोनेंस कहाँ होता है मैं आपको सिखा देता हूँ। मैं बताना क्या चाहता था, हाँ इसमें रेजोनेंस बेसिकली ये बताता है, यहाँ पे देखो ए है बी है, हमेशा अकॉर्डिंग टू रूल सिंगल बॉन्ड डबल जो बड़ा होता है डबल से, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इक्वल हो जाता है, तो रीजन होता है रेजोनेंस। जब एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर पाए, मल्टीपल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या है, पहचानोगे कैसे, ये है रेजोनेंस की कंडीशन। कहीं पे ऐसा दिखे तो रेजोनेंस होता है, ABC पे पॉजिटिव नेगेटिव या लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इधर जाएगा इधर आएगा। GOC में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड, सिग्मा वही लेना जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो एक ये और एक ये इन्वॉल्व थे, तो 2 सिग्मा और 1 पाई डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक आगे बताने वाले हैं, पर ये याद रखना। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल हो, एक रिच लोन पेयर हो, तो वहाँ बैक बॉन्डिंग होता है। और कंडीशन है पहला एटम सेकेंड पीरियड का हो, दूसरा वाला सेकेंड थर्ड का हो सकता है। जैसे बोरॉन है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन है थर्ड पीरियड का, तो लोन पेयर इसमें डोनेट करेगा, तो बैक बॉन्डिंग होगा। बैक बॉन्डिंग के फ़ायदे क्या हैं, देखो ये बैक बॉन्डिंग करेगा, और यहाँ पे ये तो भाई ऑक्टेट ही कंप्लीट है इसका, तो बैक बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं है, तो बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा हो जाएगा। ये बैक बॉन्डिंग कर देगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा बैक बॉन्डिंग,
यहाँ पे ए लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, नहीं यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है भाई, ये बॉन्ड बना है, नो बैक बॉन्डिंग। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी अगर देखोगे तो किसका, इसका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करता है, यहाँ पे अच्छा ओवरलैपिंग होता है। अब इसमें पूछा जाता है ये लीनियर है नॉन लीनियर है, क्यों? तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये सिलिकॉन है, तो ये सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग करेगा, तो इसका लोन पेयर इसके बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो टोटल कितने सिग्मा है, 1 2 सिग्मा है, तो ये sp हो गया, इसलिए लीनियर। यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है तो लोन पेयर अवेलेबल है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, 3 आता है, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये हो जाता है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी सबसे डेंजर भाई यही होता है, पर मैं आपको ये सब चीज़ें कुछ नहीं याद करने को बोलूँगा, एक चीज़ बोलूँगा, अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन और इक्वल टू 14 है तो ये याद रख लो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ये B2 C2 N2 के केस में। और जो सबसे ऊपर होता है ये यही ऑर्डर होता है। यहाँ पे देखो होमो क्या है, जो सबसे ऊपर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जा रहे हैं, ऊपर मतलब इसको नहीं, इलेक्ट्रॉन जहाँ तक जैसे N2 लिए तो यहाँ तक लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसको होमो बोलेंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ल्यूमो उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट ऊपर होता है, लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी बताते हैं, जैसे देखो होमो क्या हो गया, ये हो गया π2p, और ल्यूमो क्या हो जाएगा, उसके जस्ट ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2pg, ठीक है। और ये रूल है, इसको तब भरना जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। चलो अब एमओटी के ट्रिक देखते हैं, भयंकर, विदिन 4 सेकेंड क्वेश्चन हो जाए। देखो आप इलेक्ट्रॉन याद 14 को याद रख लो, उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, अगर 14 के ऊपर जाते हो 0.5 घटाते जाओ, 2.5 टू 1.5, ये 10 to 20 इलेक्ट्रॉन लगाना, नीचे जाते हो 14 के तो भी 0.5 घटाते जाओ, तो इसको याद रखो। जैसे यहाँ पे O2 है तो एक ऑक्सीजन का 8 होता है इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 16, एक पॉजिटिव है तो एक कम कर लो 15, तो 15 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5। CO का 8 6 14, एक पॉजिटिव है तो एक कम कर लो 13, 13 का कितना हो जाएगा 2.5, खत्म। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्स होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो 2.5 1.5, तो बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा, इन्वर्स कर देना। ये देखो ऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड, याद रख लेना, कभी लिखा आता है तो समझ नहीं आता तो इनका बॉन्ड ऑर्डर या तो निकाल ही पाओगे, ठीक है। अगर मान लो 1 to 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इवन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, ऑड है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5। मज़े की बात, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0, 4 8 के लिए 0। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली होता है, तो अब बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इन्वर्स होता है बस। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो तो स्टेबिलिटी भी निकल आएगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का 4 है 2, तो एक पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5, इसका क्या 0.5। बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम हो जाए तो स्टेबिलिटी कैसे देखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल विल बी, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल विल बी मोर स्टेबल। तो जैसे He2 है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भरोगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s 3 भरने हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। इसमें देखते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s1, तो लास्ट बॉन्डिंग मॉलिकुलर में जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा 1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्डिंग में जा रहा है, इसमें एंटी बॉन्डिंग में, तो इसलिए ये स्टेबल। इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आता, ऑड थे 0.5 0.5, तो इसलिए हमें इस रूल से जाना पड़ा। अगर डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर है पैरामैग्नेटिक, नॉन डेसिमल है तो डायमैग्नेटिक, एक्सेप्शन 10 और 16 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, बाकी हर जगह रूल एप्लीकेबल है। तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इन्वर्स, लेकिन ये स्पेशल केस O2O3 H2O2 में और Na2O2 में जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है डियर, ये होता है, ये याद रख लेना, कोई रूल नहीं काम करेगा वहाँ पे, ठीक है। इनमें अगर H2O2 और O2F2 आता है तो ये हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मैं कहूँगा याद ही रख लो, कोऑर्डिनेट एंड डेटिव बॉन्ड बता दिया, जब एक अमीर गरीब को देता है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन भी हो गई अपनी। बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड क्या होता है आओ सिखाते हैं। बनाना बॉन्ड में आपको B2H6 का स्ट्रक्चर याद रख लेना है, B2H6 इसमें होता है बनाना बॉन्ड। क्या क्या बातें याद रखनी है, नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं 2 B2H6 में, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 यहाँ पे B2H6 में,
सॉरी B2H6 में sp3 दोनों बोरान का, BH3 में sp2 होता है। बॉन्ड लेंथ जो होता है A का ज़्यादा होता है B से, ठीक है, ये वाला ज़्यादा होता है B से। थीटा भी आपको याद रखना है, जो बॉन्ड यहाँ पे θ2 होगा वो ज़्यादा होता है θ1 से। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई नीट में, जेई एडवांस में, जेई में, नीट में कुछ नहीं पूछे गए हैं, तो याद रखना। तो कंक्लूजन ये है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किस में होता है, ये सभी में, हाइड्रोजनों में थाइलो, और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन होता है इन सभी में, ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है भाई, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर कंडक्टिविटी की इन्वर्स होता है, और मेटल मेलिएबल होते हैं, आपको पता ही है ना। और ये क्या बने, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है जो डैश 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 किए हैं। मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज ये है, और उसके बाद जो इसको कर्नल बोलते हैं बेसिकली पॉजिटिव को, और ये जो है उसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कभी आपको ये कंडीशन दिखे AB और HC, देखो B क्या हो सकता है, मस्ट बी FON इलेक्ट्रोनेगेटिव, C भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, या ये सभी हो सकते हैं, यही होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे H2O है तो O का H, यहाँ पे देखो AB और HC हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। इंट्रा बताते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, फ्लोरीन अगर कहीं इन्वॉल्व है तो स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे ये A है, ये B है, ध्यान से देखना, अगर ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन वाला ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। जैसे यहाँ पे देखो A ऑक्सीजन है और यहाँ पे A क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉमन हो गया, तो दूसरा रूल कहता है B क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन का ज़्यादा। अब B देखो यहाँ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, तो कौन ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला। पहले A को देखना फिर B को देखना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो यहाँ पे क्या है, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसको इंट्रा बोलेंगे। अब ये तो दूर दूर है तो इसको एक दूसरा मॉलिक्यूल लाना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, है ना, OH, फिर ये करेगा तो इसको इंटर बोलते हैं। तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट B वाले का ज़्यादा हो जाएगा, इंटर वाले का, मेल्टिंग पॉइंट B का ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी B का ज़्यादा, वोलेटिलिटी जो होता है A का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं ये होते हैं सभी, और इनका ऑर्डर ये है, आप इनको देख लो। ये रेडियस का रिलेशन, एनर्जी का रिलेशन पूछ सकता है कि आयन आयन में कौन सा रिलेशन आएगा, तो ये होता है ऑर्डर, ठीक है। एप्लीकेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वॉन डेर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, और ये फेल होता है तो इन्वर्सली ब्रांचिंग होता है। एक्सेप्शन याद रख लेना, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ये मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली है, लेकिन जब नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं, ऑक्सीजन H2O, H2S, बाकी में तो यहाँ पे इंक्रीज तो कराओगे बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन H2O का सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है। बाकी हमारा केमिकल बॉन्डिंग हो गया। अगर आपको 50 क्वेश्चन के थ्रू सब कुछ कवर करना है, सारे वैरायटी प्रॉब्लम कवर करने हैं, तो गो टू प्लेलिस्ट एंड सी टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, सब कवर हो जाएगा। इन सभी का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम P ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। देखो P ब्लॉक फटाफट देखते हैं। अच्छा ये तो सॉरी D ब्लॉक है, D ब्लॉक देखते हैं। देखो D ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, जिनका इनकम्प्लीट D सबशेल हो, जैसे जिंक, मरकरी, कैडमियम, इनका इनकम्प्लीट है भाई इनका कंप्लीट होता है, D ऑर्बिटल D10 होता है, इसलिए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। इनकम्प्लीट है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। तो D ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आप देख सकते हो सबका, हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया है, ठीक है। बाकी D ब्लॉक का अलग लेक्चर है, वहाँ पे आप देख सकते हो इसको। ये देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ एटमाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली होता है। जैसे 3D में देखो, क्रोमियम के पास 3D5 4s1 होता है, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। 4D में मोलिब्डेनम, 5D में टंगस्टन, ये वाले वोलेटाइल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का एक जनरल ऑर्डर ये हो गया 3D 4D 5D, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। और ये भी याद रख लेना आप थोड़ा सा, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होता है, इरेगुलर ट्रेंड फॉलो करते हैं। साइज इनका याद रखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, यहाँ इक्वल हो जाता है, यहाँ लेस हो जाता है। साइज हमेशा 3D 4D 5D टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, लेकिन एक्सेप्ट
स्कैंडियम, वाई, La, इनमें इंक्रीज होता है, बाकी सब में 4d5d इक्वल होता है क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये हमने लिख दिया और 534 ऐसे याद रख लो, आपको अलग अलग 5d 3d 4d में पूछे तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अब जिंक मैग्नीशियम का लेस होता है एज एक्सपेक्टेड क्योंकि ये स्टेबल हो जाते हैं, हाफ फील्ड है स्टेबल है, यहाँ भी फुल फील्ड है स्टेबल है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। स्कैंडियम एक लौता ऐसा एलिमेंट है डी ब्लॉक में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, बाकी सब ये वाले ऑक्सीडेशन शो करते हैं। मैक्सिमम 3D में मैग्नीज होता है जो +7 शो करता है, पूरे पीरियोडिक में ऑस्मियम और रुथेनियम +8 शो करते हैं। हीट ऑफ एटमाइजेशन का एक जनरल ऑर्डर ये है, डेंसिटी का ये है, मेल्टिंग पॉइंट का ये है। SD कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, सेंट्रल एटम के डायरेक्टली होता है। यहाँ +2 प्लस तो +7 का ज़्यादा SD, यहाँ पे ऐसे सो ऑन सब में आप लगा लो। ये एम्फोटेरिक होता है, ज़रूर याद रखो। अच्छा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक, ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा तो कम बेसिक, थोड़ा सा एकदम ज़्यादा तो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली होता है। मैग्नेटिक मोमेंट, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.7, 2 है तो 2.7। कंक्लूजन ये है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, जितना 3 आता है तो 3 पॉइंट समथिंग, जितना अनपेयर्ड होता है उतना पॉइंट समथिंग होता है, ऑप्शन एलिमिनेट करना। अगर ये होते हैं तो कलरलेस होते हैं, जैसे ये कलरलेस है, बाकी सबका कलर हमने ये लिख दिया है, पिंक, ग्रीन, येलो, पर्पल, ठीक है, इनको याद रखना। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उनका और लार्ज सरफेस एरिया, रिएक्शन फास्ट होता है। जैसे ये हाइबर प्रोसेस में अमोनिया बनता है तो यहाँ आयरन कैटलिस्ट है, ये प्रोमोटर है मोलिब्डेनम। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में B2O5, हाइड्रोजिनेशन में निकल Pd कैटलिस्ट है, वैकर में PdCl2, पॉलीमराइजेशन में जिगलर-नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं TiCl4। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जैसे ये वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट, रीजन ये है इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एलॉय, ये मिक्सचर है ब्रास, सिल्वर, ब्रोंज का, याद रखना, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं कि जो स्मॉल एटम हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन नहीं होते, वो जब मेटल क्रिस्टल बनाते हैं तो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, तो वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे ये बहुत हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, केमिकली इनर्ट होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं और ये मेटलिक कंडक्टिविटी रिटेन करते हैं। अच्छा, ये रिड्यूसिंग क्यों होता है, Mn3 ऑक्सीडाइजिंग रीजन है कि Cr2+ है, यहाँ पे 3d5 4s1 होता है तो 3d2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो मतलब 3d4, ये अनस्टेबल है, और यहाँ पे 3d6 ये क्या हो जाएगा, मतलब 3d3, ठीक है। तो देखो d3 ये क्या है, यहाँ हम सॉरी इसको स्प्लिट किए हैं तो देखो हाफ फील्ड है, तो स्टेबल हो रहा है, तो इसलिए ये लूज़ करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी बढ़ रही है यहाँ पे, तो लूज़ करता है कोई इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कहीं ऑक्सीडेशन होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ये रीजन। सेम ऐसे यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अच्छा, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक। कैसे बनता है, पहले इसको इससे ट्रीट करो, ये येलो बना, फिर येलो वालों को H2SO4 से ट्रीट करो, ये बनेगा, इसको फर्दर KCl से करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर याद रखना। प्रिपरेशन है ये, और नेक्स्ट वही है जो ऊपर हमने रिएक्शन लिखा उसको हमने ऐसे ऐसे करके दिखा दिया। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ऑरेंज रेड होता है, कलर्ड होता है। कलर्ड क्यों होता है, चार्ज ट्रांसफ़र के कारण। इसको हीट करोगे तो ये बनेगा येलो, ये ग्रीन, और ये पैरामैग्नेटिक गैस रिलीज होगी। ये येलो होता है एसिडिक मीडियम में, ऑरेंज है रेड, और इसमें फिर से बेसिक मीडियम में डालोगे तो येलो हो जाएगा। इसमें 6 CRO बॉन्ड होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों टेट्राहेड्रल यूनिट होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर होता है क्योंकि क्रोमियम +6 में, और इसमें सारे CRO बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, K2Cr2O7, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो F2 को F3+ में, I को I-2 में, सो ऑन। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या है, हम सोडियम आयनिक क्लोराइड ले लेते हैं, इससे ट्रीट करेंगे तो रेडिश ब्राउन बना क्रोमिल क्लोराइड, NaOH के साथ करोगे येलो, फिर लेड एसीटेट येलो, यही होता है क्रोमिल क्लोराइड। पूछेगा कौन से हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते, तो ये वाले नहीं देते हैं। बाकी ये रिएक्शन है, आप देख लो। हाँ, लैब मेथड में ऐसे बनता है, H2O8 ये बन जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, इसको हीट करोगे इतने से तो ग्रीन और ब्राउन O2 रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ LMCT होता है, यहाँ पे नहीं, DD ट्रांजिशन होता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो DD ट्रांजिशन हो जाएगा।
हाँ, वैलेंसी फैक्टर बैन याद रख लो, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, बेसिक मीडियम में 1, एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मान लो बेसिक मीडियम है तो मॉलिक्यूलर वेट एम है, एन फैक्टर 1, सो ऑन आप लगा सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम होता है KMnO4, तो ये इतना होगा, आई को I2, एस को S, ये इतना, सो ऑन, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम में क्या हो जाएगा, ये MnO2 और ये इतना, ये इतना, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको इसमें कन्वर्ट करेगा न्यूट्रल मीडियम में अगर बोलता है तो। इसको ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। आयरन को H2SO4 के साथ ले लोगे तो ये बनेगा। नीट में तो डायरेक्ट ही नाम पूछ लेता है, हीट करोगे इतना तो ये बना, ये बना। अब इसमें याद करने वाली चीज़ है, हमने वही इंपॉर्टेंट लिख दिया। इसको वाइट विट्रॉल बोलते हैं। जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा। अगर हीटिंग इफेक्ट कितना करोगे तो ये बना, इससे करोगे ये, फिर सो ऑन। सबका कंडीशन याद रख लेना, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। ये ब्लू विट्रॉल है, ये रिएक्शन है इसकी, ऐसे बनता है कॉपर O2 से ये, और दूसरा ये मेथड है। हीट करोगे तो पहले ये बनेगा, 100 डिग्री दोगे तो ये बनेगा, फिर 220 तो ये बना, फिर इतना और इतना। जिंक की रिएक्शन है, ये देख लो, ये सारी रिएक्शन। अच्छा, जिंक अगर येलो होता है तो हॉट होता है, कोल्ड में वाइट होता है। इनर ट्रांजिशन F ब्लॉक को बोलते हैं, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। थर्ड ग्रुप वाले जैसे लैंथोनाइड, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये वाले जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करते हैं और वेरिएबल भी शो करते हैं। NPPU का +7 होता है हाईएस्ट। गुड रिड्यूसिंग एजेंट ये वाले होते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज, आयनिक साइज डिक्रीज, हाइड्रोक्साइड बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। और ये लैंथोनाइड है, इनकी रिएक्शन कराने से ये सारे बनते हैं। तो हमने इंपॉर्टेंट सारा लिख दिया। यूज़ क्या होता है, स्टील फॉर प्लेट्स, पाइप, डी ब्लॉक का पिगमेंट्री बैटरी में, इसका पिगमेंट में, इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। और ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनस्टेबल होता है तो इसलिए CO2 I2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ जो I2 बनेगा इसको Na2S4 बना देगा, तो ये डी ब्लॉक भी हो गया। अब हम देखेंगे पी ब्लॉक। चलो पी ब्लॉक भी देख लेते हैं। देखो पी ब्लॉक में सारी इंपॉर्टेंट बातें, ये 13 ग्रुप है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडीशियम, टेल्यूरियम। और ये है आयनिक रेडियस जो होता है ना, इसमें ये ऑर्डर गलत है, यहाँ पे ये ऑर्डर करेक्ट है ना, याद रख। अच्छा सॉरी, एटॉमिक रेडियस जो यहाँ पे है, हाँ वो क्या हो जाएगा, मतलब ये चेंज हो जाता है इधर। ये रीजन क्या है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग हो जाता है। तो एक जनरल ऑर्डर तो सबको पता है, लेकिन ये ऑर्डर आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये है, मेल्टिंग पॉइंट का ये है ना, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलिन लैटिश होता है। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये है। तो ये सारी इरेगुलर ट्रेंड है, तो ज़रूर से ज़रूर याद होनी चाहिए। मुद्दे की बात समझो, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो स्टेबिलिटी उनका इंक्रीज हो जाता है टॉप टू बॉटम, और जो हायर ऑक्सीडेशन है उनका डिक्रीज हो जाता है। रीजन है इनर पेयर इफेक्ट, बस मुद्दे की बात यही थी। जैसे इसमें देखो स्टेबल कौन सा हो जाएगा, टेल्यूरियम कहाँ पे है, नीचे है, तो और लोअर ऑक्सीडेशन है तो वो क्या हो जाएगा, इनक्रीज का ज़्यादा हो जाएगा। +2 +4 में लेड वाला किधर है, ये कार्बन फैमिली का है, तो कार्बन लेड वाला कहाँ पे आ रहा है, इधर नीचे आ रहा है, तो लोअर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, बस ठीक है। तो ये होते हैं नॉन मेटल, मेटलॉयड ये मेटल होता है। तो ये भी पूछता है NHFI, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, एबंडेंस होता है, ये होता है एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये, और डेंसिटी ये, ठीक है। ये ग्रुप 14 की बात कर रहा मैं, ठीक है। अब ग्रुप 14 तो ये है जो मैंने ये लिख दिया पूरा। एग्जिस्टेंस, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये ना पढ़ो चलेगा, मन हो तो पढ़ लो। P5 बनाते हैं स्मॉल साइज के कारण, बट उसको याद रखो। हाँ, स्टेबिलिटी इन्वर्सली होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, जैसे इसमें Pb2+, नीचे वाला लोअर ऑक्सीडेशन, डाउन साइड वाली ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबल है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें कौन स्टेबल है, ये ऊपर होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। एग्जिस्टेंस, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, वही है, हायर वाला डिक्रीज, लोअर वाला इंक्रीज करेगा। और ये डायगोनल रिलेशनशिप इसके साथ दिखाता है। ये एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है, ज़रूर से ज़रूर याद रखना सबका। ये न्यूट्रल है, ये हाई टेम्परेचर होता है, ये एसिडिक होता है, ये एसिडिक, एसिडिक। एम्फोटेरिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्फोटेरिक आपसे यही पूछता है ऑप्शन में, एम्फोटेरिक क्या है। इनऑर्गेनिक इसीलिए बोलते हैं, याद करने वाली चीज़ है, पर याद भी बोरिंग लगता है जब खुद से पढ़ो, तो इसलिए मैंने बस फिल्टर कर रखा है।
बोरैक्स इसे बोलते हैं, ज्वेलर्स बोरैक्स ये होता है, बोरैक्स ग्लास ये होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप ये ले लो, कोलेमेनाइट सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करो तो ये बनता है। इसको फर्दर वाटर के साथ लोगे तो ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाएगा। यही है, सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं। हीट करोगे तो ये ग्लासी बेड बनता है, ब्लू कलर का होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर इसका ऐसे भी होता है इस फॉर्म में, तो कभी गुमराह नहीं होना। ऐसे पूछ लेगा एक्स की वैल्यू, जेई में पूछता है, इसी को ऐसे लिखेगा और बोलेगा एक्स की वैल्यू यहाँ क्या होगी, तो 8। ये हाइब्रिडेशन sp3 है और ये वाले sp2 है। टोटल BOB 5 हैं बॉन्ड, BO 14 और ये लोन पेयर 34। ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, कैसे बनता है, इसको लेके एक्वस H2SO4 ले लो, ये बन जाएगा, या HCl ले लो तो भी बन जाएगा। फर्दर हाइड्रोलिसिस इसका करोगे तो ये बनता है sp3 होता है, ठीक है। डाइबोरेन से भी बनता है ये, हीटिंग इफेक्ट से भी ये बन जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ है, हीट करोगे इतना तो सो ऑन B2O3 आ जाएगा। डाइबोरेन क्या होता है, BF3 से कैसे बनेगा, इसका LiLH4 के साथ ले लो तो डाइबोरेन, NaH ले लोगे तो भी बनेगा, NaBH4I2 ले लो तो डाइबोरेन। प्रॉपर्टीज़ क्या है, O2 से रिएक्ट करके ये बनाएगा, एक्सोथर्मिक होता है। H2O से रिएक्ट करेगा तो ऑर्थोबोरिक, H2 रिलीज करेगा। मेटल हाइड्राइड से रिएक्ट कराओगे तो ये बनेगा। मेटल यही हो सकते हैं। अच्छा, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर याद रख लेना, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 4, BHP बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। बाकी तो हमने देखा ही है, इसका ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है इससे, अंदर वाले से, ठीक है, θ1 θ2 से। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं इसको। Cr2O3 B2O3 से रिएक्ट कराओगे तो ये बनेगा, ये ग्रीन होता है, पिंक ग्रीन ब्लू। ये रिएक्शन ऑफ NH3, तो देखो यहाँ पे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये डोनेट करेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन sp3 sp2, यहाँ पे ये sp3 ये भी sp3, क्वेश्चन पूछा गया है। इसको बॉक्साइड बोलते हैं, ये क्रायोलाइट। ये ऑकरेंस ऑफ एल्युमिनियम, ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम। हाइड्रोलिसिस, BCl3 का H2O से कराओगे तो ये बनेगा, AlCl3 से कराओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कंपाउंड। एसिडिटी का ऑर्डर पूछे तो ये होता है, याद रख लेना, क्योंकि ओवरलैपिंग यहाँ पे अच्छा नहीं होता। 2p 2 3 4 5p खाली होता है, और ओवरलैपिंग का ऑर्डर पूछे तो ये होता है। इससे 2p का अच्छा होगा, 2p 3p का कम। ये साइज बढ़ती जा रही है ना, ओवरलैपिंग अच्छा नहीं हो पाएगा। इसमें कंपेरेबल साइज है तो इसलिए अच्छी ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी पूछ सकता है, तो ये भाई इसको यह है जीटी जितना बता रहा हूँ याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है। बॉन्ड एनर्जी ये NCERT में गिवन है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ये होता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये सिलिसिलिक एसिड आएगा, बाकी आप इसको पढ़ लो, ये हट भी गया है सिलेबस से शायद से, पर थोड़ा सा ही था तो मैंने लिख लिया, मान लो कोई जेई वाला हो तो भी कवर हो जाए। ये बनेगा तो इसको चेन पॉलीमर बोलते हैं, ऐसे है ना। एक सिलिकॉन आया, Cl को हटाया, ये बना सिलिकॉन, फिर H2 डाला, दोनों Cl को हटाया, OH जुड़े, फिर हीट करोगे तो पानी बाहर निकल के ये बना लेगा। मज़े की बात है, यहाँ हाइब्रिडेशन sp3 होता है, देखने में sp2 लगता है, लेकिन अगर SiO2 का भी लिखा हो ना तो ये जॉइंट स्ट्रक्चर होता है sp3। स्टार लगा लेना, कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, याद होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन क्या, EO2 है, मान लो ये कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, तो ये नहीं करेगा, बाकी EO2 टाइप बनाते हैं, ठीक है। EX2 हैलोजन, ये वाले एलिमेंट ये हैं, हैलोजन कोई भी ले लो तो EX4 EX2 बनाएंगे। ये रिएक्शन आप देख लो, इसको HF के साथ H2SiF6 ये सो ऑन। COH2 को वाटर गैस बोलते हैं, H2 ये वाला, ये भी पूछे गए हैं क्वेश्चन NCERT के। कैटलिस्ट ले लोगे तो मेथेनॉल बनेगा, और CON2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, कार्बन एयर ये। अच्छा, डायमंड 3D नेटवर्क, टेट्राहेड्रल sp, गुड थर्मल, गुड पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ग्रेफाइड में लेयर्ड स्ट्रक्चर, वॉन्डरऑल फोर्स, sp2 एरोमेटिक, गुड कंडक्टर। फ्लोरेंस में sp2 एरोमेटिक, 20 जो होते हैं 6 मेंबरिंग होते हैं, 12 5 मेंबरिंग। सारी बातें याद रख लेना, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार इससे पूछेगा। इरेगुलरिटी तो अपना टारगेट ही होता है। ये 15 ग्रुप 15 हम पढ़ रहे हैं, ये है मेल्टिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर +5 +3 शो करते हैं। नाइट्रोजन +5 नहीं करता है क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है, कहीं कहीं कर लेगा। स्टेबिलिटी हायर वाले का डिक्रीज करेगा, लोअर वाले का इंक्रीज करता है, वही इनर्ट पेयर इफेक्ट। SD करेक्टर ये है, सबका ऑर्डर याद रखो। ये एम्फोटेरिक है, एसिडिक वाले सारे लिख दिए हैं, ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है। एसिडिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो वो ज़्यादा एसिडिक है। +5 वाले में इक होता है, एक ऑक्सीजन अगर ऐड करोगे तो पर होता है, जैसे ये +3 है तो अस हो जाएगा, जैसे नाइट्रिक एसिड बता रहे हैं। HNO3 है तो +5 है तो इक होगा।
एक ऑक्सीजन ऐड कर दिए तो परऑक्सीनाइट्रिक एसिड, और ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। सिंपल ट्रिक है, इक में से एक ऑक्सीजन कम करो अस में भी एक कम करोगे हाइपो। जैसे ऐसे ही ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, इसको रेफरेंस मानो, एक कम करो ऑक्सीजन तो अस ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, एक और कम करो तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये स्ट्रक्चर है इनका, देख लो आप। ये मैंने बताया है पी ब्लॉक में स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं ट्रिक। अगर मान लो इक वाला लो, उसमें दो इक लो, इक वाले को दो लो और एक H2O निकालो तो पायरो बनेगा। मान लो यहाँ अस लिए, दो अस लिए और उसमें से एक H2O निकालो तो पायरो फॉस्फोरस एसिड बनेगा। जैसे ये देखो, हमने इक वाला लिया है, 2 मॉलिक्यूल इसी का लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, एक H2O निकालो तो क्या बन गया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अस वाला लो तो पायरोफॉस्फोरस एसिड हो जाएगा, है ना। जैसे ये हो गया, और इनका स्ट्रक्चर भी याद रखो ये, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वही हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, सॉरी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं P4 का। P ऐसे लिख लो और फिर दोनों को जोड़ लो। मान लो एक ऑक्सीजन बढ़ा तो इधर लगा लो, एक ऑक्सीजन और बढ़ेगा इधर, एक और ऐसे। अब इधर फुल हो जाएगा ना तो फिर इधर लगाते जाओगे, ठीक है। जैसे ये है, इधर फुल हो गया तो अब इधर लगा लो, पहले ब्रिज पे लगा लो, ब्रिज पे लगाने के बाद फिर अब एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो इधर लगाओ, ठीक है। अब कुछ भी पूछ सकता है, टोटल लोन पेयर कितने POP बॉन्ड हैं, है ना, 6 हैं, POO बॉन्ड कितने हैं, तो कुछ भी पूछ सकता है। नाइट्रिक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करो, परऑक्सी, एक घटाओ तो अस, ठीक है, इसको हाइपोनाइट्रस बोलते हैं। ये एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 N2O5 होता है। इसमें एक ऐड करोगे परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। स्ट्रक्चर है ये सभी NCERT में गिवन है, याद होने चाहिए। वही काम है, इक में एक कम करोगे अस हो जाएगा, अस में एक कम करोगे हाइपो हो जाएगा, ठीक है। ये सभी का स्ट्रक्चर, ये Cl2O7 सब बना दिया, क्या पता, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। सल्फ्यूरिक एसिड ये है, एक कम करोगे अस हो जाएगा, और इसी का मान लो 2 मॉलिक्यूल लिए, उसमें से एक गायब करो तो पायरो हो जाएगा, वही प्रीवियस रूल, ठीक है। लेकिन अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना सिखाएगा। अगर मान लो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है कैलकुलेटेड से तो SS या PP बॉन्ड होगा। सल्फर कंपाउंड है तो SS, फॉस्फोरस का होगा तो PP। जैसे हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल हो गया कैलकुलेटेड तो ये बॉन्ड हो सकता है। और इसमें ये देखो, सल्फर का मैक्सिमम 6 होता है, फॉस्फोरस का 5। एग्जांपल देखो, जैसे ये है तो कैलकुलेट कर लो, एक तो इसका फॉर्मूले से ही निकालना हमेशा, ये 4 हो जाएगा, इसका x मान लो 2x -2 × 6, 4 आ गया, कैलकुलेटेड 4 आ गया। मैक्सिमम कितना होता है 5, तो मैक्सिमम ज़्यादा है कैलकुलेटेड से, मतलब PP बॉन्ड होगा। देखो मतलब PP फॉस्फोरस का कंपाउंड है तो PP बना लो इसमें पहले, फिर 5 वैलेंसी कंप्लीट कर लो फॉस्फोरस का। ऐसे ही सारे एग्जांपल हैं। यहाँ पे मैक्सिमम आ गया तो SS बॉन्ड होगा, सल्फर का है तो इसमें मैक्सिमम से SS बॉन्ड होगा, इसमें इक्वल आ गया तो POP बॉन्ड होगा, बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो, सो ऑन। ये सारे मैंने बना दिए हैं, है ना, आपको काम आएगा, आप देख लो। ये पॉलीथायोनिक एसिड है, N = 0 ले लोगे तो डाईथायोनिक, 1 ले लोगे ट्राईथायोनिक, 1 2 3 सल्फर, 4 ले लोगे ट्राईथायोनिक। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। KHSO5 का ये होता है, K2S2O8 का ये होता है। अच्छा, ये एनहाइड्राइड है, इन सभी का याद रखना। एनहाइड्राइड कैसे बनता है, H2O को बाहर कर लो, ठीक है। तो ये सभी का मैंने लिख दिया, आपको याद होने चाहिए। हीटिंग इफेक्ट, इसको हीट करोगे तो N2 बनेगा, इसको हीट करोगे N2 बनेगा, इसको हीट करोगे N2, इसको सबको। लेकिन हाईली प्योर N2 बनाना हो तो बेरियम अजाइड से बनता है, और Na3 से बनता है, सोडियम और बेरियम अजाइड से। इसको हीट करोगे तो ये N2, ये ग्रीन कलर होता है। प्योर N2 बेरियम अजाइड सोडियम अजाइड से बनता है, 100% प्योर, ठीक है। इनर्ट होता है क्योंकि हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है N की, ट्रिपल बॉन्ड। Li लिथियम नाइट्राइड, Mg मैग्नीशियम नाइट्राइड, H2 डालोगे तो ये MgO2 बनेगा, ठीक है। बाकी ये रिएक्शन आप देख लो। फॉस्फोरस का कंपाउंड है P4, ऐसे बनता है इससे, कैल्शियम फॉस्फाइड से। इनसॉल्युबल होता है H2 बट सॉल्युबल इन CS2। ये ग्लोज इन डार्क में ग्लो करता है, वाटर में रखा जाता है। बाकी ये चीज़ इन्फॉर्मेशन है। ये रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है क्योंकि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। O2 से रिएक्शन कराओगे P4O6, एक्सेस ले लोगे P4O10। वाइट फॉस्फोरस 300 पे हीट करोगे तो रेड बन जाएगा, और एंगल स्ट्रेंथ वाइट का ज़्यादा होता है रेड से। बाकी ये प्रॉपर्टीज़ है। ब्लैक 530 ले लोगे, अल्फ़ा ब्लैक बनेगा रोम्बिक।
200 लोगे बीटा ब्लैक। और रेड क्या होता है, वाइट रेड ब्लैक। ये फॉस्फोरस की बात हो रही है, स्टेबिलिटी इसका ब्लैक रेड वाइट। PH3 कैसे बनता है, कैल्शियम फॉस्फाइड ले लो और ये PH3 बनेगा। कैल्शियम फॉस्फाइड ले लो HCl तो PH3। बाकी इससे भी PH3 बनता है। PH4i ले लोगे तो क्या PH3 बनेगा। ठीक है, ये सारी रिएक्शन है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, कलरलेस, रोटेंट फिश स्मेल होता है। PH3 का हाईली पॉइजनस होता है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ है, इससे रिएक्ट करके ये बनाएगा, इससे रिएक्ट करके ये, और इससे करके ये। ठीक, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर मुझे पढ़ाना होता तो मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है, जब तक मैं पूरा एकदम एक एक चीज़ अच्छे से ना बता दूँ ना, खुद ना सेटिस्फाइड हो जाऊँ, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। पर ठीक है, आपका एग्ज़ाम टाइम है तो इसलिए थोड़ा फास्ट चलना, थोड़ा क्या बहुत फास्ट चल रहा हूँ मैं, तो हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। चलो, तो हाँ ये हो जाएगा। और आप, हमें पता है आप मीडियोकर नहीं हो, तो अच्छी बात है, आप इसे रिवीजन की तरह लो। PX3 है, PX5 है। प्रिपरेशन P4Cl2 ले लोगे, PCl3, और ये ले लोगे तो ये बन जाएगा। प्रॉपर्टीज़ है, ये पढ़ लो। कलरलेस, ऑयली, और PCl3H2 से रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा। और एसिटिक एसिड से रिएक्ट कराओगे तो ये बनता है H3PO3, और C2H5 से तो ये H3PO3 फिर भी बनेगा। ग्रुप 16 साइज वही, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, याद रखना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑर्डर याद रख लेना, इरेगुलर ट्रेंड है। और क्लोरीन का पूरी पीरियोडिक में टेबल में आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। और नोबल गैस का पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीडेशन -2 शो करता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। एक्सेप्ट ऑक्सीजन, सारे इतने ऑक्सीजन +4 +2 +6 शो करते हैं। सल्फर सेलेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन, और फ्लोरीन के साथ +6। +6 है तो डिक्रीज करेगा इनर्ट पेयर के कारण, और +4 है तो इंक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ दिस ऑक्साइड। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, ग्रुप 16 की हाइड्रोजन है, और रिएक्टिविटी इनका SD करेक्टर इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, ऑल एलिमेंट कौन से ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं, O3SO2। ये गैस होता है, ये सॉलिड होता है। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, ये होता है। ठीक है, और ये सभी क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, EX6 EX4 EX2, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा इसका। SF4 गैस, SCF लिक्विड, ये सॉलिड होता है। ठीक है, ये सारे जो होते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं, मतलब एक का ही ऑक्सीडेशन होगा, इसका सेलेरियम का रिडक्शन भी होगा। बाकी ये ऑक्सीजन कंपाउंड जो है, ये कितने हीट करने पे ये क्या बना रहे हैं, याद रखो। H2S कैसे बनता है भाई, इसको FeS H2SO4 ले लो, ये बनेगा। रूटेन एग स्मेल होता है इसका, बहुत गंदी स्मेल आती है। ठीक है, और ये ब्लैक PPT होता है, लेड एसीटेट को H2S के साथ रिएक्शन कराओगे तो। और रिड्यूसिंग बिहेवियर SO2 H2S सल्फर मिलेगा, FeCl3 H2S लोगे तो ये ग्रीन कलर मिलेगा। बाकी रिएक्शन है, देख लो, पढ़ना ये इसमें है ना, तो इसमें जहाँ लगेगा मैं बोल दूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस, पंजेंट स्मेल, सॉल्युबल इन H2O और हैवियर देन एयर। SO2 का बाकी H2O से H2SO3, और इससे ये बनेगा। अच्छा, SO2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग दोनों होता है, क्योंकि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मीडियम में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। रेडॉक्स में मैंने ये बात समझाई है। केमिकल प्रॉपर्टी है, सारी रिएक्शन मैंने लिख दी है। आप ये याद रखो या ना रखो, ये वाली ज़रूर याद रखना भाई, कभी कभी पूछता है कॉन्सनट्रेटेड लो क्या लो, हॉट लो तो क्या बनेगा। H2O लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। NCERT के सारे NCERT के क्वेश्चन है, पहले ये भी बता दे रहा हूँ, सारे NCERT के क्वेश्चन है, ले रखा है। तो H2O हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ये इसमें क्या होता है, गैस क्यों होता है, क्योंकि वन डर वाल फोर्स होता है। ये गैस है, ठीक है, O2 गैस है भाई। ये सॉलिड है, मोर मोलिकुलर वेट है इसलिए। और ये SD ज़्यादा है क्योंकि बॉन्ड एनर्जी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू SD की स्ट्रेंथ होता है। हैलोजन फैमिली, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाता है, साइज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। बाकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ सॉरी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, मुझे फील हुआ अभी जाके। तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, क्लोरीन, फिर उल्टा ही लिख दिया था मैंने भाई, क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का,
फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। शायद से नहीं, यही होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से +7 करते हैं फ्लोरीन, लेकिन -1 ऑलवेज होता है। ये रिड्यूसिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ये है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली होगा, मेल्टिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। ये येलो है, ये ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन और वॉयलेट। बाकी ये हमने इलेक्ट्रो में भी पढ़ा है, रेडॉक्स में भी पढ़ा है कि यक्स हेलोजन है ये वाला, तो ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन, यहाँ पे ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन से, और यहाँ पे ये वाला करेगा। सॉल्युबिलिटी क्या होता है भाई, पोलर डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप देख लो, एसिडिक नेचर ये हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन का एनर्जी ये हो जाएगा, डाइपोल का भी ऑर्डर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये लिखा है डाइपोल, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, वोलेटिलिटी ये सब याद होने चाहिए, सब। वोलेटिलिटी इंक्रीज और ये मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, वोलेटिलिटी हाँ इंक्रीज ही है। रिएक्शन विथ मेटल MgBr2 बनेगा। और ये है कोवेलेंट कैरेक्टर, आपको तो पता ही है, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन होना चाहिए, तो अगर कोवेलेंट ज़्यादा है तो आयनिक कम हो जाएगा। H2O से रिएक्शन कराओगे, क्लोरीन ब्रोमीन करेगा यहाँ पे केवल, तो ये बनेगा। ऑक्साइड ये सारे फॉर्म करते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं, थोड़े लेस स्टेबल और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनसॉल्युबल होते हैं। बाकी ये जनरल रिएक्शन लिख दिया है, इसको कोल्ड डाइल्यूट वाली जहाँ दिख जाए उसको ज़रूर याद रखना, पहले बता रहा हूँ, कुछ भी पूछ सकता है। ClO2 इज इन ब्लीचिंग ऑफ पेपर, क्यों? अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है। स्टेबिलिटी ये होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यहाँ पे डिफरेंस इंक्रीज हो जाता है इसलिए। और ये एसिडिटी का ऑर्डर है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा यहाँ पे इसलिए। बाकी ये हमने लिख दिए हैं सारे, कौन से क्या बनाएंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड, इस वैरायटी के जो कंपाउंड होते हैं इंटर हैलोजन होते हैं। फिजिकल नेचर क्या होता है, एक गैसेस, वोलेटाइल, सॉलिड। ठीक है, सारे इंटर हैलोजन जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है नॉर्मल हैलोजन, जो पेरेंट हैलोजन है उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है, हाई रिएक्टिव होते हैं जो पेरेंट हैलोजन होंगे, जैसे F2 इंटर हैलोजन, फिर ये हो जाएगा। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, वीकर बॉन्ड होता है ना। एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्ट विथ वाटर, ये बना के ये बनाएंगे। और जीरो ग्रुप के हो गए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, सभी गैस होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं क्योंकि स्टेबल होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मोनोएटॉमिक होते हैं, स्पेरेंगली सॉल्युबल होते हैं, लो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि वीक डिस्पर्जन फोर्स होता है, हीलियम का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। रेडॉन्ट ये रेडियो एक्टिव है, तो ये इस तरीके से डीके होते हैं। फिजिकल साइज इंक्रीज, आयनेशन एनर्जी डिक्रीज, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, ये ऑर्डर हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, डेंसिटी का इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी का इंक्रीज, लिक्विफिकेशन का इंक्रीज। केमिकल प्रॉपर्टी की रिएक्शन है, ये आपकी इम्पोर्टेंट स्टार फिर से लगा रहा हूँ, स्टार याद रखना इसको सभी। ठीक है, ये भी स्टार लगा रहा हूँ, इनको याद रखना, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, देख लो। यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, फिलिंग ऑफ बैलून्स, क्रायोजेनिक एजेंट होते हैं, कोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, सो ऑन। बाकी आप इसको पढ़ लो। थैंक यू। बाकी ये हुआ कंप्लीट, अब रह गया पीरियोडिक टेबल, इसको तो तुरंत निपटा देते हैं। सारे एक्सेप्शन हमने ले लिए, देखो लेफ़्ट टू राइट और ये टॉप टू बॉटम याद रखना। तो ये तो एक तो जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई जो आपको आनी चाहिए पूरा पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज, जेड इफेक्टिव डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, ये डिक्रीज, टॉप टू बॉटम बात हो रहा है ऐसे लिखूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज। पीरियड में क्या होता है, देखो डिक्रीज होता है साइज, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, इरेगुलेटरी ट्रेंड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इनर्ट गैस कहीं है उसकी साइज हमेशा ज़्यादा होगी, मतलब नोबल गैस वाले। जैसे यहाँ पे देखो, वैसे पीरियड में साइज इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे याद रख लो नियॉन का तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। नियॉन वैसे ज़्यादा ही लिखा था यहाँ पे, तो ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आर्गन का क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आर्गन का यहाँ ज़्यादा ही लिखा था, मैंने पता नहीं क्यों चेंज कर दिया। ठीक है, हाँ ये इसमें एक्सेप्शन है, ये क्या हो जाएगा, पुअर स्क्रीनिंग के कारण इसका साइज ज़्यादा हो जाएगा, एल्युमिनियम का। 3D में ये होता है साइज का ऑर्डर,
और यहाँ पे इस केस में इंक्रीज हो जाता है, बाकी में इक्वल हो जाता है 4d 5d में, क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। आयनिक रेडियस तो हमने बता ही दिया। साइज, हाँ अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो साइज जो होगा इन्वर्सली होता है एटॉमिक नंबर के। जैसे यहाँ पे देखो 18 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर 17, ये 8 है, किसका साइज बढ़ा, 8 वाले का इन्वर्स होता है। बाकी ये साइज का ऑर्डर है। हाइड्रेटेड रेडियाई जितना स्मॉल साइज होगा उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड रेडियाई होगा, ठीक है। सेकेंड पीरियड का आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शन कहाँ पे है, ये वाले में एक्सेप्शन है, बोरॉन बेरिलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ये करेक्ट वाला है, इनकरेक्ट है। थर्ड पीरियड में यहाँ पे है, यहाँ पे एक्सेप्शन, तो ये करेक्ट लिख दिया। ग्रुप 13 में भी है, ये करेक्ट है। इसमें 534 याद रखो। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये ऑर्डर है। अच्छा, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, सेकेंड वाला ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है। थर्ड का ज़्यादा होता है सेकेंड से, ये इलेक्ट्रॉन गेन सल्फर से ले, ये क्या हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट वाला नेगेटिव होता है, सेकेंड थर्ड ऑलवेज पॉजिटिव। इनर्ट गैस 0 पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये देख लो भाई, याद रखो क्या बोलूँ मैं इस पर। ये पॉजिटिव है तो बहुत भूखा रहेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और फिर इसमें ये नेचर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, मेटलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज, नॉन मेटलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज। नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक होते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, तो ये एसिडिक है क्योंकि उसका नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। और नॉन न्यूट्रल ऑक्साइड ये होते हैं। बाकी एक जनरल ऑर्डर मैंने ये दे दिया है पूरा, आप देख लो। ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है, सॉरी ये पीरियड है, ये ग्रुप है, डिक्रीज इंक्रीज लिखा है। बाकी थैंक यू सो मच। ये रहा इनऑर्गेनिक का भी। अब टॉप 100 क्वेश्चन एकदम क्लासिक लेवल वाले आने वाले हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। थैंक यू।